हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जेविस सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज का सेशन होने वाला है धमाकेदार, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजियों के बारे में, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी चचा जान वही वाला जो है आज होने वाला है। और ये थंबनेल देख के थोड़े से लोग डर भी गए, है ना। उन्हें लगा कि ये थंबनेल में सर ने क्या दिखा दिया, शायद गलती से दिखा दिया होगा। ना ना, गलती से कुछ ना है भाई, ऐसा ही देखेंगे आज, है ना। आगे बहुत भरपूर रोमांचक किस्से आज हम सुनेंगे, मजे से भरपूर क्लास है और इतना आपको खुशी और आनंद का अनुभव अंदर से होगा कि आपको मैं खिलजियों की सल्तनत के अंदर बिल्कुल खड़ा होकर ये सारे मामला दिखाऊंगा, है ना। अंदर घुस के इनके देखेंगे कि रूम में क्या चल रहा है। ठीक है भाई, तो मजा आने वाला है और इससे बाहर कोई सवाल आपका नहीं आएगा पेपर में। यहीं पे सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। एंड जितने भी लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग अपनी अपनी क्वेरीज लेकर भी आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम जितने भी बच्चे थे सबकी क्वेरीज सॉल्व हो चुकी हैं। आप लोग जो जिन लोगों ने भी ये बुक्स ऑर्डर कर रखी थी, ये वाली, है ना, तो इनका भी जो है सॉल्यूशन हमने कर दिया है। जिनकी भी ट्रैकिंग आईडी नहीं चल रही थी, सबकी ट्रैकिंग आईडी एक्टिव हो गई होगी, आप चेक कर लीजिएगा। और बहुत सारी लिस्ट अभी मैंने डाल दी है और अभी 1-1.5 घंटे के अंदर क्लास के बाद जो है मैं बाकी की लिस्ट भी डालूंगा। यही कारण है कि आज थोड़ी सी क्लास जो है लेट हो गई, क्योंकि वही लिस्ट बनवा रहे थे, इस वजह से मुझे जो है आज की क्लास थोड़ा सा ज्यादा लेट करनी पड़ी। ठीक है भाई, इसके अलावा आज की क्लास की जिसको पीडीएफ चाहिए होगी वो जाएगा फ्री कोर्स के अंदर। फ्री कोर्स में से एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल के बाद हनुमान सीरीज, भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेके आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, 100% है, ये मैं दावा करता हूं। और ऐसी वीडियो आपने पहले नहीं देखी होगी यूट्यूब पे, बहुत मजेदार चीज रहेगी, है ना। और ये देखिए कि ये हमारा पेड बैच है, जो भी बच्चा इसको लेना चाहे 2025 के लिए, यहाँ पे सब कुछ कवर रहेगा। इसमें आप राम कोड यूज कर सकते हैं या फिर रिपब्लिक कोड भी यूज कर सकते हैं, तो वहां से जितना भी मैक्सिमम ऑफ होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। हम खिलजियों की सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं और खिलजियों को जो राज चल रहा है वो 1290 से 1320 के अराउंड चल रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये डायनेस्टी है ये शॉर्टेस्ट है पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर, शॉर्टेस्ट पीरियड वाली डायनेस्टी है। देखो, शायद मैंने पिछली क्लास में गलती से ऐसा बोल दिया होगा कि सैयद वालों को शॉर्टेस्ट बोल दिया होगा, वो शॉर्टेस्ट नहीं है, है ना। तो एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, तो शॉर्टेस्ट जो है वो खिलजी डायनेस्टी है, सैयद नहीं है ना। सैयद थोड़ा सा लंबा करके गए थे राज, लेकिन ये जो डायनेस्टी है छोटी होने के बावजूद भी इतने बड़े काम करके गई है एक बंदे की वजह से, और उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और कहने में देखिए कि आपको लगेगा कि भैया ये आदमी तो बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है ना, लेकिन फिर भी टैलेंटेड आदमी है और इसने जो है पूरे का पूरा, आप देखिए कि एरिया में एक संगठित एम्पायर बना दिया। इसको पता है कि भैया खेलना कैसे है ना, ये अलग लेवल का आदमी है। इसके साथ तो भैया पंगे लेना अपने आप में एक चैलेंज वाली बात है। ये तो भाई साहब ऐसा इंसान है कि पिछला सारा इतिहास ही जलवा देता है। बोलता है कि अगर इतिहास भी कोई आगे पढ़ेगा तो ये पढ़ेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे बड़ा राजा था, है ना, तो पिछले सारा इतिहास को भी जलवा देगा। तो ये आपको समझना है कि बलबन जो है, बलबन की डेथ हो रही है और वहां पे आगे क्या चल रहा है वो तो अभी मैं बताऊंगा ही, बट मैप में एक आइडिया ले लेते हैं हम कि आप देखिए कि ये सारा का सारा एरिया बलबन संभाले हुए था, लेकिन वहां पे जब भी आप देखो कि इन्वेजन्स हो रही हैं या राजा मर रहा है, तो बहुत सारे जो है ऐसे चीजें होती हैं कि वो अपने आप को अलग कर रहे हैं, वो अपने आप को कर रहे हैं, वो अपने आप को कर रहे हैं। अब यहां पे ही आप देखिएगा कि बहुत सारा खेल जो है इसी का, बलबन का ही कमांडर करने वाला है। अब बलबन का कमांडर कौन है वो हमें समझना है। यहां पे देखो, बलबन का जो बलबन के बाद गद्दी पे बैठ रहा है वो है कैकुआबाद। आप देखिए कि ये है मुइजुद्दीन कैकुआबाद, ठीक है, यानी कि लास्ट अगर इलबारी डायनेस्टी का रूलर अगर मैं बोलूंगा तो ये कैकुआबाद है। और ये जब गद्दी पे बैठता है तो उतना एबल्ड रूलर नहीं है, कुछ ही समय के लिए एक तरह से गद्दी पे बैठ रहा है। लेकिन आप देखो कि बलबन का ही एक सेनापति मान लीजिए या एक नोबल मान लीजिए, कौन होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। फिरोज खिलजी है शुरू में, तो इसका नाम जलालुद्दीन तो बाद में है। तो फिरोज खिलजी जो है इसका बलबन का मैं कह रहा हूं, है ना। तो बलबन का एक जनरल है और वहां पे सब कुछ देख रहा है। वो भी जैसे बलबन देख रहा था अपने टाइम में, ऐसे ये भी देख रहा है सब कुछ कि क्या मामला चल रहा है। और ये जो है ना, ये क्योंकि नोबल होता है तो कैकुआबाद जो है इस पे काफी विश्वास भी कर लेता है और उसमें जो है एक टाइटल भी देता है फिरोज खिलजी को, जिसमें क्या टाइटल देता है, शाइस्ता खान का टाइटल देता है। अगर कोई पेपर में पूछ ले तो आप बता सकते हैं। अब यहां पे क्या होता है भाई साहब, एक दिन इसका जो है दिमाग खराब हो जाता है। इसे लगता है कि ये जो बैठा है कैकुआबाद ये कोई खास है नहीं है, ऐसा करता हूं इसका काम तमाम कर देता हूं। और आप देखिए कि गद्दी पे बैठना मतलब कि खून का खेल है पूरे का पूरा, है ना, वो हमें समझना है। क्या बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है, आप एक बारी मेरे को बता दीजिएगा। अभी मैंने सबका बोल दिया है, सबकी एक्टिव हो रही है, कोई 2-4 लोग रह गए तो उनका हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। सबका हो रहा है, सबका हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, टेंशन मत लो वो उस चीज की। और मैं कल मोस्ट प्रोबेबली या परसों तक एक नंबर आप लोग को एलोकेट कर दूंगा, जितनी भी क्वेरी रहेंगी वो बंदा
पूरा दिन बैठेगा आपके काम के लिए। मैंने सब हल कर दिया पिछले 2-3 दिन में, एक प्रॉपर बंदा बिठा दिया है जो सारा दिन केवल यही काम करेगा कि तुम्हारी दुख तकलीफ सुनेगा, है ना, और भी तुम्हें कोई घर की समस्या होगी तो उससे बातचीत करते रहना, टेंशन मत लो, तुम्हारे सारे दुखों का निवारण मैंने कर दिया है। उस बंदे को ट्रेन कर दिया है, तो उसका नंबर इसीलिए नहीं दे रहा था कि एक बार उसको ट्रेन कर दूं, तो अब जो है 1-2 दिन के अंदर उसका नंबर भी दे दूंगा। जिस बच्चे की कोई क्वेरी रहेगी उसको सारे प्रॉपर रिप्लाई भी आएंगे, हर चीज होगी। अब आप देखिए कि ये जो है एक दिन इसका दिमाग खिसकता है और ये जो है ककुआ बात को मार के खुद गद्दी पे बैठ जाता है दोस्त, है ना। अब यहां से देखो कि नई डायनेस्टी की शुरुआत होती, खिलजी डायनेस्टी की, और आप देखो कि इसी टाइम पे बलबन की सल्तनत इसीलिए वीक पड़ रही है कि उधर से जो है मंगोल आक्रमण कर रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई है ही नहीं है। यहां पे कोई भी एबल्ड रूलर यहां पे नहीं देखने को मिलता है। और जीतने के बाद पूरी की पूरी किंगडम को एक तरह से, या फिर उसको मारने के बाद ककू को, ये जो है किलोखरी में बैठता है, यानी कि किलोखरी के पूरे का पूरा राज सिंहासन पे खुद बैठ जाता है। जो किसने बनवाया था? कैकू ने बनवाया था, ये आपको याद रखना। कैकू यही है, कैकू बाद वाला, है ना। अब आप देखिए कि इसके टाइम पीरियड में ना एक खास चीज हुई थी। ये पता नहीं भैया अलग ही उदारवादी आदमी था। आप देखो कि बलबन जो है वो लोह नीति अपना रहा है, रक्त और लोह की नीति, है ना, ब्लड एंड आयरन वे की, यहां तो सर झुकेंगे या कटेंगे वाली, और बहुत खौफ क्रिएट कर रहा है कि उस हिसाब से वो शासन कर पाए। लेकिन ये आदमी जो है इसको आप उदारवादी बोल सकते हैं, ये यानी कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहा जनता को। बलबन तो भैया ऐसा है कि तुमने गलती कर दी तो तुम मारे जाओगे, है ना, सीधा हाथ काट देगा, तुम्हारा पैर काट देगा। लेकिन ये आदमी थोड़ा उदारवादी है कि ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लो मैं तुम्हें लुटाता हूं खजाना, तुम मजे मारो, है ना, ज्यादा परेशानी नहीं है। जिसको फांसी देनी है उसको भी 10 साल की सजा दे देगा, चलो कोई बात नहीं, है ना, हो जाती है गलती। और इसी के टाइम में देखिए कि 4000 मंगोल जो है उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। यानी ये जो छोटी छोटी आंख वाले चिंके होते हैं ये इस्लामिक हो गए थे, ये आपको समझना है। और ये पूरी की पूरी कहानी जो है आप देखो कि ये जो नए बंदे बनते हैं, नए मुस्लिम्स बन रहे हैं, इनको बोल दिया जाता है एक नई ब्रीड, यानी कि न्यू मुस्लिम्स आप इनको कह सकते हो। यानी कि रियल तो नहीं है, बाद में बन रहे एक तरह से, तो न्यू मुस्लिम्स आप इनको कह सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि ये जो है अपने ही भतीजे को, अलाउद्दीन को जो है गवर्नर नियुक्त करता है कारा का। कारा कौन सी जगह है आज की डेट में? अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद, जहां पे कुंभ का मेला लगता है ना, प्रयागराज, तो वो जो जगह है आज की डेट में आप इसको कारा समझ सकते हैं। तो कारा जो है वहां पे अपने नेफ्यू को, भतीजे को जो है अपॉइंट कर देता है वहां का गवर्नर, और यही अलाउद्दीन खिलजी आगे सब पूरे के पूरे समीकरण जो है भारत के अंदर बदल देगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बुढ़ऊ देखिए कि ये 70 साल की उम्र का है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी जवान लौंडा है, ये 70 साल का है। इसको पता नहीं क्या जवानी का जोश चढ़ गया, इसको क्या कौन से हरम चलाने थे यहाँ पे कि ये भाई साहब 70 साल की उम्र में राजा बनना चाह रहे हैं। इसकी हसरतें खत्म नहीं हो रही हैं अभी, है ना भाई। कोई वीडियो और पुराने वाली जो है वो पब्लिक नहीं होगी, अननेसेसरी की चीजें मत कीजिए, आप पेड कोर्स में जाइए, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं सारी की सारी चीजें। 10 बार सेम बातों को आप रिपीट करेंगे उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। आप स्पैम मत कीजिए, अगर कोई भी बच्चा ये स्पैम कर रहा है मैं इसको हटा देता हूं यार, नहीं होगा भाई, नहीं होगा अभी, समझो इस चीज को। उसके लिए आप जाइए पेड कोर्स के अंदर, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब कोई भी स्पैम मत करो। क्या कह रहे हैं ये? अभी स्पैम मत करो आर्यन, मत करो स्पैम, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। फिर अननेसेसरी का एक को अभी बंद किया है, फिर दूसरा भी स्पैमर ऐसे ही हो जाएगा। अब आप देखिए कि खिलजियों का पूरा जो वंश है, अगर हमें वो देखना है तो वो आप समझते हैं कि जैसे ये एक तुगलक खान है, उसके जो है आगे बच्चे कौन कौन है? खलीसा ऑफ मालवा हो गया, जलालुद्दीन हो गया और मसूद हो गया। अब यही जो जलालुद्दीन है यही फिरोज खिलजी है, एक तरह से आप समझ लीजिए। ये 1290 से 1296 के बीच में राज करेगा। अब आप देखो कि इसका जो बेटा है वो रुकनुद्दीन है, और ये यहाँ पे इसका जो है पूरा का पूरा वंशज खत्म हो जाते हैं। अब ये रुकनुद्दीन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि इल्तुतमिश वाला तो अलग था, है ना। और यहां देखिए कि दूसरा जो इसका तुगलक का बेटा है मसूद, उसका बेटा है अलाउद्दीन। अब ये एक तरह से क्या हो गए? चाचा भतीजा हो गए। यहां से आप इस चीज को समझ सकते हो। और यहां इनके बारे में अब जानने की जरूरत ही नहीं इधर वालों के, तो अब सीधा क्योंकि अलाउद्दीन राजा बनेगा तो अलाउद्दीन के बच्चों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन के बच्चे कौन कौन से वो हम समझ लेते हैं। एक तो खिजर खान, एक युद्ध के बाद जो खिजराबाद जो है इसी के नाम से अलाउद्दीन एस्टेब्लिश करेगा, ये आप ध्यान रखना, इसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, मतलब इसके बारे में बताऊंगा बाद में। और एक है शाहिबुद्दीन और एक है कुतुबुद्दीन मुबारक। अब ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक है, इसको एक बंदा टॉर्चर करेगा, 1000 दिनारी नाम का, मलिक कफूर नाम का। तो ये और ये जो है दो मेन कैरेक्टर हैं, इन दोनों के ही बारे में मैं आगे बात करूंगा, तो आप भूल मत जाना। फिर आगे इसी का जो बेटा है ये हो जाएगा नासिरुद्दीन खुसरो। अब आप देखिए कि फाउंडर तो मैंने बता ही दिया है, और 70 की उम्र में बुढ़ऊ बैठ रहा है और 6 साल तक राज करके जा रहा है। अब आप देखिए कि
ये जो है कोई हार्श पनिशमेंट्स नहीं देता है, ये मैंने रिटर्न में लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मैं जो मौखिक रूप पे बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिखित में रहेगी तो आपको चीजें याद रहेंगी। और किलोखरी को अपनी कैपिटल बना रहा है और खुद को जो है क्लीमेंसी जलालुद्दीन ऐसे करके अपने को उदारवादी जो है राजा घोषित कर रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और अपने ही टाइम में जो है अपने भतीजे को कारा दे दिया एक तरह से, है ना, इलाहाबाद का एरिया दे दिया और वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया और उसको एक और टाइटल भी दिया। टाइटल कौन सा दिया? अमीर उल तुजुक नाम का एक टाइटल उसको दे दिया, है ना। तो ये रहा वही, है ना, चाचा जान चाचा जान चाचा जान की ऐसी की तैसी फेरेगा ये। अभी टेंशन मत लो, अभी चाचा जान पे तो आएंगे अभी। चलो, तो अब देखिए कि यहाँ पे ये अपने टाइम में क्या क्या करता है चाचा जान, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो ये रिवोल्ट जो है मलिक छज्जू का, उसको रिवोल्ट को सप्रेस करता है, जो कि होता है नेफ्यू ऑफ बलबन, है ना। तो बलबन के बाद जो है कई लोग उठ जाते हैं कि हम भैया हम बैठेंगे, हम है वारिस, हम है वारिस, है ना। वो जो बुढ़ा लुढ़कता है तो उसके बाद कई लोग आ जाते हैं ना प्रॉपर्टी बटोरने के लिए, तो वैसे ही है। तो ये भी एक मलिक छज्जू आया तो उसको इसने जो है सप्रेस किया। फिर एक सिद्धि मौला नाम का व्यक्ति है जो कई रिबेलियस चीफ्स को जो है इसके अगेंस्ट भड़का रहा था, उसको इसने सेट किया। अच्छा भाई तू नहीं मानेगा तो तेरी ऐसी की तैसी। और इसके अलावा देखो कि इसका जो भतीजा है अलाउद्दीन, उसका असली नाम क्या है? अली गुरशास्प है। तो अब ये जो अली गुरशास्प है इसको ये कहां पे भेजता है? मालवा के रीजन में भेजता है, यानी भीलसा के अंदर भेजता है। वहां पे जो विरोध होता है, विद्रोह होता है इसके अगेंस्ट, उसको ठंडा करने के लिए। और अलाउद्दीन को बोलता है कि भैया जाओ और अपना एक कारनामा दिखाओ। तो ये 1292 एडी में जो है मालवा पे पहली बार अलाउद्दीन आक्रमण करता है। लेकिन इस टाइम पे आप समझना कि अलाउद्दीन अभी गद्दी पे नहीं बैठा है, यानी राजा अलाउद्दीन नहीं है, सुल्तान नहीं है वो। सुल्तान जो है वो फिरोज खिलजी ही है। तो अगर कोई पूछ ही ले कि अलाउद्दीन अपना जो है पहला बैटल कब जाता है, तो मेन बैटल अगर मालवा की तरफ, ठीक है, तो 1292 एडी में जाता है। लेकिन तब वो राजा नहीं था, बाद में फिर से जाएगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी कि जब राजा नहीं था तब भी जाता है और जब राजा बन जाएगा तब भी जाएगा। तो दोनों में अंतर है, दोनों अलग तरीके से आएंगे। इसके बाद जो है इसकी सेकंड वॉयज जो होती है वो देवगिरी पे होती है। अब पेपर में जो है हमेशा यही पूछा जाता है। एक्चुअली में क्या है कि जो अलाउद्दीन है बहुत ही एम्बिशियस है और ये इतना सकपकाऊ आदमी है कि भैया ये इसके पास आता है जलालुद्दीन के पास और बोलता है कि भैया मैं ऐसा करता हूं, साउथ की तरफ कैंपेन करता हूं। हम नॉर्थ में ही क्यों रहे चाचा जान, हम साउथ में भी एक्सपेंड करते हैं। आप देखो कितने बड़े राजा बन जाओगे और मैं वहां से वेल्थ लूट के लेके आता हूं, है ना। और देखो कि कितना धन होगा अपने पास, अलग ही शान शौकत होगी आपके पास। अभी एक हरम है, मैं आपके लिए एक और हरम बनवा दूंगा, वहां पे भी जनान खाना बनवा दूंगा। आपके पास अभी एक जकूजी है, आपको एक और जकूजी बनवा दूंगा, वहां लेटे रहना आप चाचा जान, ठीक है। आप टेंशन मत लो, अभी आपका भतीजा लेके आएगा आपके लिए बहुत सारा माल। तो अब वो माल लेने के लिए क्या हो गया भाई, इनको क्यों रो पीट रहे हैं? अरे बोल तो दिया भाई, एक ही चीज को बार बार कितनी बार बुलवाओगे यार। शुरू में बोल दिया यार, क्या बदतमीज आदमी है ये। एक बार समझा दिया, नहीं समझते हैं, लो भाई तुम्हें अगले 24 घंटे के लिए ही शांत कर देते हैं। और कौन कौन है एक बार यार, ये जो बंदे ब्रेक कर रहे हैं ना, नहीं अभी सबको एक बार हटा देता हूं। बच्चों के कमेंट ही नहीं दिखते, मेन बच्चों के। और कौन है ये, नहीं हट रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि मेन बच्चों के कभी भी कमेंट ऐसे दिखेंगे ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। भाई बोल दिया है, सबका कर दिया है, नहीं हटेंगे ये। एक बार ये चाहते हैं कि मैं सारा दिन सारी क्लास के अंदर ना यही सब बकवास करता रहूं और कुछ नहीं करूं, है ना। डाल रहा हूं, बोल दिया, नहीं हटेंगे, अभी सब कुछ कर रहा हूं। अभी बोल दिया था कि अभी जो है काम करवा के पूरी लिस्ट डाली, चेक करो टेलीग्राम पे जाके, और अभी और डलवाऊंगा इसके बाद जाके फिर वहीं पे अपनी ऐसी की तैसी कराऊंगा। बट नहीं, पढ़ना नहीं है इनको सारा दिन बस मजे मारने हैं और उल जुलूल बात करनी है। अब कोई भी बदतमीजी यहां पे स्पैम करेगा तो वो वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। चलो अब आप देखिए कि सारा फ्लो खराब हो जाता है और पेपर में देखिए तुम्हें बस उल जुलूल बातों की ज्यादा पड़ी है। ये नहीं कि थोड़ा सा इंतजार कर लो, है ना, सबका कर रहे हैं, बस उल जुलूल चीजों में अपना टाइम वेस्ट करोगे, दूसरों का भी टाइम वेस्ट करोगे। थोड़ा सा भी सब्र नहीं है आज दुनिया के अंदर, थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रह गया है कि मैंने जब बोल दिया कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं तो कर रहा हूं ना भाई, शांति तो रखो थोड़ी सी। अब आप देखिए यहां पे कि सुल्तान के पास जाता है और बोलता है कि मैं बहुत सारी वेल्थ लेके आऊंगा साउथ से, मेरे को जाने के लिए परमिशन दे दीजिए। ये भैया अलग ही फील में चल रहा है, ये सोचता है कि हाँ यार ये तो मेरा भतीजा बहुत बढ़िया बोल रहा है, ऐसा कर, चल फिर अली गुरशास्प जा तू साउथ के अंदर जा, लूट पाट कर। अब ये भाई साहब कहां पहुंच जाते हैं, देवगिरी के अंदर पहुंच जाते हैं। तो अब पेपर में बोलेगा कि फर्स्ट साउथ कैंपेन के बारे में अगर पूछ ले
तो वो कहाँ इसने की है वो आप ध्यान रखिएगा, कहाँ की है, देवगिरी पे किया है। सबसे पहला हमला अलाउद्दीन ने, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले हिम्मत दिखाई, और तो आप बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहली बार हिम्मत दिखाई। आप देखो कि अभी जो है साउथ के अंदर हम देखते हैं तो पूरे का पूरा हिंदू शासक बैठे हुए हैं, लेकिन वहां कोई भी सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है। और यहां देखिए कि अलाउद्दीन का इतना बड़ा सपना हो रहा है पूरा, कि आप देखो कि पूरा भारत है और भारत के अंदर ऊपर तो कब्जा कर ही चुके हैं भाई साहब, और नीचे कोई भी बंदा है ही नहीं इनको रोकने के लिए। यानी कि यहां पे आप देखो कि मुस्लिम्स जो है एंटर कर चुके हैं, इस्लाम जो है नीचे भी एंटर कर चुका है, और यहां पे कोई भी हिंदू शासक नहीं है कि भैया जो उसको रोक पाए, है ना। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, ये नहीं कि कोई भी सब मिलके सेंट्रलाइज्ड पावर बना ले। कोई भी दूरदर्शी व्यक्ति यहां पे नहीं है कि इतने मंदबुद्धि हैं नीचे बैठे हुए सब लोग, कि इतना तो कॉमन सेंस होती है कि भाई सब अगर मिल जाएं और एक अगर सेंट्रलाइज्ड पावर बन जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। अगर यूएस को ही देखें आज, तो सब स्टेट्स को इंडिपेंडेंट है ना, सब जुड़ी हैं एक साथ, तो वो यूएस बना है। आज कनाडा को भी वो बोल रहे हैं कि भैया हमारे साथ जुड़ जाओ। तो वैसे ही करके यहां भी अगर एक सेंट्रलाइज्ड पावर हो जाती तो अलाउद्दीन की हिम्मत नहीं पड़ती कि ऊपर से नीचे की तरफ जा पाए, है ना। वो वहीं के वहीं रुक के रह जाता। इससे तो बढ़िया पुराने वाले रूलर थे यार, है ना, जो एंशियंट में हमने इतने बढ़िया बढ़िया रूलर देखे, चाहे गुर्जर प्रतिहारा देखे, राष्ट्रकूट देखे, चोला देखे, वो कहीं बेहतर थे। ये तो इतने लंजू पंजू है कि भैया इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि भैया ऊपर जो है तुम्हारा पूरा का पूरा कल्चर नष्ट हो जाएगा ना, ये नहीं समझ में आएगा। अब क्या है कि अभी कल मेरे को एक लड़के ने बोला कि सर आप ना मुस्लिम्स के बारे में कुछ नहीं बोलते हो, आप सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में बोलते हो। भाई इस्लाम को ठीक करने का मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है, इस्लाम में भी बहुत कमियां हैं, मैं तो साफ बोलता हूं। अब कल मैंने जो है मौलवियों के बारे में बोल दिया, तो अब किसी को बुरा लगे तो लगे, है उसमें क्या है, मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं बता सकता हूं, आपकी अपनी ओपिनियन है, आप अपने पास रखिए, है ना। तो किसी दूसरे धर्म को ठीक करने का ठेका थोड़ी है मेरे पास, मेरे को अपने धर्म में जहां पे मैं रहा हूं उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। तो आप कोई भी आपको उत्तर चाहिए होता है, आप वैदिक कल्चर में चले जाइएगा, ऋग्वेद के अंदर चले जाइएगा, आपको मैक्सिमम उत्तर आपके मिल जाएंगे, है ना। तो आप जो है आलतू फालतू की बातें आप सोचते हैं तो उसका कोई इलाज है नहीं है। ऋग्वेद काल में चले जाया करो, तो वहां से काफी सारे उत्तर तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, वहां से ले लिया करो थोड़ी सी प्रेरणा। तो कुल मिला के आप देखिए कि यहाँ के ये लोग क्या कर रहे हैं। अब कोई उठ के आ जाएगा, बोलेगा मेरे राजा को ऐसे बोल दिया, तो तुम्हारा राजा कर क्या रहा है ये भी तो देख लो भाई, है ना। तो बिल्कुल भी बचा नहीं पा रहे हैं। और आप देखिए कि ये आदमी यहाँ पे आ रहा है अलाउद्दीन, और दे दनादन इतना कहर इसने मचाया, जितने घर थे, जितनी औरतें थी, इसके बंदों ने सब दुष्कर्म यहाँ पे किए, और इतनी लूटपाट की कि इतना सारा ये धन लेके गया है, मजे में जा रहा है यहाँ से वापस, है ना। और मजे में जा रहा है और वापस से जाके कारा में बैठ गया, जाके कारा में बैठ गया। अब ये जो कारा में जब बैठता है तो वहां पे अपने चाचा जान को बोलता है कि चाचा जान मैं आपके लिए सारा कुछ ले आया हूं, है। उधर चाचा जान जो है वहां पे दूसरी जगह पे बैठे हो, उनको बोलता है कि अब आ जाओ आप, है ना, आ जाओ और यहां से जितना भी मैं धन लेके आऊं आप ले जाओ। चाचा जान अलग ही लेवल में, बुढ़ाऊ तू क्या करेगा 70 साल की उम्र में इतने पैसे को, ऊपर लेके जाएगा, जन्नत में है इतने सारे पैसे, क्या करेगा उस पैसे का। लेकिन नहीं भाई, बुढ़ाऊ पहुंच गया वहां पे, कितना अलग चल रहा है इसका, है इसको क्या लालच पड़ रहा है बुढ़ाऊ को, है ना। तो बुढ़ाऊ वहां पहुंच गया, और वहां पे जो है इसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की होती है अली गुरशास्प ने, कि भैया ये बुढ़े को इतना कुछ मैंने जीत के दे दिया, इसका पूरे का पूरा मैंने एम्पायर खड़ा कर दिया, अब मेरे करियर का टाइम है तो बुढ़ा मेरे को दे ही नहीं रहा है राज सिंहासन। अब ये पता नहीं अगर 100 साल तक बैठा रहा तो भैया होगा क्या। तो ये अलग एम्बिशियस में चल रहा है अली गुरशास्प, और वो चाह रहा है कि भैया इस जलालुद्दीन को तो मैं हटाऊं पहले। तो वो इस जलालुद्दीन को धोखे से मार देता है, मूवी में आपने देखा होगा, है ना, वो शुतुरमुर्ग वाला सीन देखा होगा, जूं करके घोंप देता है, और उसके बाद चाचा जान वहीं पर समाप्त हो जाते हैं, और जो उसकी बेटी होती है उससे ही शादी कर लेता है, ठीक है। मलिका जहां जो है, हालांकि इसकी 2 बीवियां हैं और एक गुलाम भी है जो इसकी बीवी ही है, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी, मजा आएगा आपको सुन के। बट कुल मिला के बात यह है कि मलिका जहां से जो है शादी कर लेता है, वो भी बहुत खफा होती है कि भैया ये क्या कर दिया, लेकिन ना, अब तो जो होना था सो हो गया। तो कुल मिला के आप देखिए कि यहां पे सारा का सारा तख्ता जो है पलट जाता है, ठीक है भाई। अच्छा ये भी मैं साथ ही साथ ही बता देता हूं कि जब ऐसा तख्ता पलटता है, अभी ये कहां पे, कारा में है, ठीक है, कहां पे है, कारा में। एक सेकंड रुकिए, आप कहां गया वो, ये देखो कहां बताया था, ये रहा। आप देखिए कि जो जलालुद्दीन है वो कहां पे बैठता था, किलोखरी में, और वहीं पे ये किसका कमांड कहां पे बैठता था, ये जो है ये कारा में, ठीक है, किलोखरी और ये कारा में। अब आप देखिए कि जब ये भाई साहब, ये पॉलिटिशियन तो है ही है, बहुत तेज दिमाग है, एम्बिशियस है। अब देखो कि जब इसने सोचा कि अब मैं जो है किलोकरी की तरफ घुसता हूं, है ना, दिल्ली की तरफ घुसता हूं, दिल्ली वाले एरिया में, और वहां पे जाके जो है शासन करूंगा। अब यहां क्या होता है, इसकी जो बीवी होती है ना, वो अपने बेटे को क्या करती है, यहां गद्दी पे बिठा देती है, गद्दी पे बिठा दिया कि अब जो है ऑब्वियसली बात है, राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा वाला कैरेक्टर चल रहा है। अब जब गद्दी पे बिठा दिया और ये वहां से जो है इस तरफ आ रहा है अभी दिल्ली की तरफ, अब ऐसा भी हो सकता था कि भैया इसके साथ बहुत दुष्व्यवहार हो जाए और इसकी ऐसी की तैसी
कैसी फिर जाए, क्योंकि वहां भी सेना बहुत है ना, ऐसे थोड़ी कि वहां पे खाली है। अब चाचा जान तो उस हिसाब से सेना नहीं लेके आए थे, उन्हें थोड़ी पता था कि युद्ध होने वाला है, तो चाचा जान को तो लुढ़का दिया, लेकिन अब इनको नहीं लुढ़का पाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो भाई साहब ये अलग लेवल का आदमी चल रहा है, जितने पैसे लूट के लेके आया था ना, रास्ते में जब ये पूरे दरवाजों के पास पहुंचता है यहां पे अलाउद्दीन, भाई दोनों हाथों से सोने और चांदी को यूं यूं फेंक रहा है लोगों के सामने, ये लो भाई ये लो, यानी कि पूरा इसको जनता इसके ऊपर कुछ कह ही ना पाए, जनता इसी के साथ हो जाए। इतने पैसे फेंके इसने, क्योंकि लूट के लेके आ रखा था, और लूट का माल आप जैसे मर्जी उड़ाइए है, यूं नोट उड़ाओ, शादियों में देखा यूं यूं करके नोट, वहां लड़कियां नाचती और ऊपर से नोट उड़ा रहे हैं लोग, है ना, हराम की कमाई। तो वही वाली बात है, हराम की कमाई लुटा रहा है, इसको कोई क्या टेंशन है, और लूट लेगा कहीं जाके। तो इस तरीके से भाई इसने खूब अपना खजाना जितना लूट के लाया था उसको फैलाया लोगों के बीच में। अब सब लोग जो है इसकी साइड पे, और जो नोबल्स भी है वहां पे उनको भी दे रहा है, ये लो भाई तुम भी मौज लूटो, है ना। अपने नोबल्स को भी खूब पैसे दिया करता था ये, यानी कि अब इसने इस हिसाब से गेम पलटा, क्योंकि पॉलिटिशियन दिमाग, भाई इसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, तो पूरी गेम पलट के इस आदमी ने रख दी। और जब वहां पे पहुंचा तो इन लोगों को पता लग गया कि भैया अब हमारा तो भैया खैर नहीं है, ये यहां से रफू चक्कर हो लेते हैं लाहौर वाली साइड में, तो ये यहां से निकल लेते हैं। और यहां पे कौन आके बैठ जाते हैं, ये भाई साहब यहां पे गद्दी पे आके बैठ जाते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा खेल रचा जाता है कि कैसे ये अलाउद्दीन जो है बैठता है। क्या बोल रहा है ये? ठीक है, क्या हो गया इनको, खली बली हो गया है दिल। ठीक है ठीक है ठीक है, उस टाइम का अंबानी था। अभी तो देखना ये क्या करेगा, ठीक है, अभी देखना ये क्या करेगा, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है दोस्तों, अभी तो शुरू ही हुआ है खेल। और ये मैंने बता दिया था आपको कि मंगोल इन्वेजन उस टाइम पे बहुत हो रहा था, फिरोज खिलजी के टाइम में। हालांकि बहुत सारे मंगोल जो है कन्वर्ट भी हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। सुनाम एरिया है ना, पंजाब के अंदर है, संगरूर हो गया, सुनाम हो गया, बुढलाडा हो गया, अगर किसी को पता हो तो, है ना, थोड़ा सा मानसा के आसपास के एरिया, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको तो ये जो है सुनाम के अंदर जो है मंगोल्स का इन्वेजन हो रहा था 1292 एडी में। वो भी किसके टाइम में हो रहा है, जलालुद्दीन के टाइम में ही हो रहा है। मलिक छज्जू का मैंने आपको बता दिया है, अलाउद्दीन को कारा का गवर्नर बनाता है, ये मैंने बता दिया, और इसी का सन इन लॉ बन जाता है ये, है ना। कैसे बन जाता है, उसी की लड़की से शादी कर लेता है, ये सब हो गया है, और ट्रीचरी से जो है जलालुद्दीन को मरवा देता है। ये कहानी अब जलालुद्दीन की हो गई खत्म, यहाँ पे ये हिंदी में भी लिख दिया है। अब आप देखिए कि गद्दी पे कौन बैठ गया है, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। खिलजियों का परचम बुलंद रहे, अब खेल बदलेगा यहाँ पे। ये आदमी इतना टैलेंटेड है, क्या क्या करेगा ना, आप देखो कि इसी से इंस्पायर रहेगा आगे तक का पूरा एरिया। अकबर भी इससे इंस्पायर्ड रहेगा, ऐसा हाल है इसका, है ना। ये आएगा थोड़े से समय के लिए, है ना, केवल 16-17 साल के अंदर ये लौंडा इतना कुछ कर देगा ना कि इसके एम्पायर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी किसी के अंदर। और बहुत बहुत तगड़ा इसने सिस्टम ऐसा क्रिएट किया था। आप देखो कि कभी भी कोई चीज ऊपर जाएगी ना तो एक सॉलिड सिस्टम क्रिएट करने की वजह से जाएगी। अगर वो सिस्टम किसी ने बढ़िया क्रिएट कर दिया तो उसको, उसकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। इसने वही किया। अभी इसके बारे में पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा। अब देखो कि इसने अपने आप को सबसे बड़ा एक टाइटल दिया था, वो दिया था अलेक्जेंडर सेकंड या सिकंदर सानी, यानी सिकंदर जैसा। उसका कारण ये है कि इसने जो है 8 युद्ध बहुत बड़े बड़े लड़े और 8 के 8 जीत गया। और लगभग आप देखिए कि साउथ को भी अपने अंडर कर लिया, नॉर्थ को भी अपने अंडर कर लिया, दिल्ली भी अपने अंडर है, उधर जो है लाहौर वाला एरिया है वो भी अपने अंडर है, सब अपने अंडर है। यानी आप समझो कि अखंड भारत जिसकी हम बात करते हैं, ये भाई ने सबसे पहले शुरू कर दिया अखंड भारत निर्माण करना। आप समझो ये अलग ही चल रहा है। हाँ, पर यहां पे रिलीजन बदल गया, ये आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप देखिए कि यामिन उल खिलाफत, नासिर अमीर उल मोमिन, ये सारे जो है इसके टाइटल हैं। 8 बैटल जीता है, अलेक्जेंडर सेकंड इसका नाम है। लेकिन आप देखिए और मैं मजेदार बात बताता हूं कि जो बाजीराव मन था ना, वो 39 बैटल जीता था। तो हालांकि उसको तो ऐसा कोई टाइटल मिला नहीं है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे देखिए कि लोग जो है इन्हीं को हीरो बनाएंगे, अब क्या कर सकते हैं, जो है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो टैलेंटेड नहीं था, टैलेंटेड होना एक अलग बात है और बहुत बढ़िया इंसान होना एक अलग बात है। जरूरी नहीं कि दोनों चीजें ओवरलैप करें ही करें। तो इसके बारे में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया शानदार इंसान था, वो तो दिख ही रहा है कि कितना शानदार था, है ना। तो यहाँ पे रियल नेम हो गया अली गुरशास, वाइफ जो मेन वाली है वो है मलिका जहां, ठीक है। और इसने जो है अपॉइंट किया था अमीर तुजुक। अमीर तुजुक होता है मास्टर ऑफ सेरेमनी, और एक किया था आरिजे मुमालिक, ये है मिनिस्टर ऑफ लॉ।
तो ये जो है अपॉइंट किया गया था बाय जलालुद्दीन खिलजी। तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने एक तरह से आप समझिए कि इसका गवर्नर ही था, तो इसको ये दो काम दे रखे थे कि सेरेमनीज को हैंडल करना और जो है लॉ को हैंडल करना इसी के हाथ में था। और एक इसने लैंड मेजरमेंट की यूनिट जो है बिस्वा सिस्टम चलाया था। अगर कोई पेपर में पूछ ही ले तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप देखो कि जो एक्चुअली में जो खिलजी आए हैं ना, मैं आपको सच सच बात बताऊं तो पहले बलबन तक क्या हो रहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सारा का सारा खेल ऐसे ही चल रहा था। क्योंकि आप देखो निपोटिज्म चल रहा था कि जो रॉयल ब्लड वाले लोग हैं ना वही एक के बाद एक जो है यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन खिलजियों ने आके ये भ्रम तोड़ा, इन्होंने बोला कि हम कॉमन मैन है ना, हम सबके साथ हैं, हम किसी के साथ भी जाति वगैरह वाला जो है वो नहीं करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। और ये एकदम से उभर के सामने आते हैं। और यहाँ पे देखिए कि इल्तुतमिश ने जो सिस्टम शुरू किया था, इक्ता सिस्टम शुरू किया था। इक्ता सिस्टम में क्या होता था कि जो जैसे मान लो कि कोई बंदा उसने या कोई मेन आर्मी वाला बंदा अपने साथ रखा, तो उसके पास बहुत सारी छोटी सी सेना है ना, तो ये क्या करेगा, उसको एक जमीन का टुकड़ा दे देगा। लेकिन ये इसने जो है ना ये वाला सारा सिस्टम इक्ता वाला खत्म कर दिया। जमीन जुमून कुछ नहीं मिलेगी, सीधा सैलरी मिलेगी। इसने सैलरी पे सोल्जर्स को रखा था। अभी मैं बहुत बढ़िया बढ़िया बातें इसकी बताऊंगा कि इसने क्या क्या किया था। अगर आप पूरे की पूरी दिल्ली सल्तनत को देखेंगे तो एक तरफ है पूरी दिल्ली सल्तनत और एक तरफ है पूरा का पूरा अलाउद्दीन। यहीं से पेपर में सवाल भी सबसे ज्यादा आते हैं। तो ग्रेटेस्ट रूलर पूरी की पूरी एंटायर खिलजी सल्तनत का अगर बोलेंगे तो दिल्ली सल्तनत का बोलेंगे तो यही है, ठीक है। और खिलजियों का भी यही है, दो ही तो रहते हैं खिलजी में और कोई है ही नहीं, मेन मेन तो यही दो हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो मुस्लिम रूल है उसको पूरा साउथ तक एक्सपेंड करने का काम भी इसी ने किया है। और साउथ में मैक्सिमम ये जिसको भेजेगा वो भेजेगा 1000 दिनारी को, है ना। ये है 1000 दिनारी। अभी तो इसकी बात मैं करूंगा, अभी मजे आपको आने वाले हैं। और इसके अलावा मेन और देख लेते, ये तो मार मुर दिया वो हो गया, ठीक है। और अल्टीमेटली आप देखिए कि जो अलाउद्दीन की भी डेथ हो रही है ना, उसके पीछे यही 1000 दिनारी है ना, मलिक कफूर है जिसको ये बहुत प्रेम किया करता था। और ये इसको धीरे धीरे पॉइजन देता रहता है और कहीं ना कहीं एट द एंड जाके अलाउद्दीन की जो है डेथ हो जाती है। तो कुल मिला के अभी ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया है अलाउद्दीन के बारे में। अभी तो बात करूंगा मैं बहुत डिटेल में, ये तो एक ओवरव्यू पूरा मैंने समझा दिया। अच्छा, एक और बेगम इसकी है माहरू, मलिक जहां और माहरू, ठीक है। ये हिंदी में लिख दिया। आइए अब इस फोटो की बात करते हैं। बहुत सारे लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। वो कर की बात अभी मैं करूंगा, मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी सी बात बताऊंगा। पद्मावती की भी बात करेंगे, पद्मावत की भी बात करेंगे। और पद्मावत के बारे में भी मैं बता दूं कि आप ये मत समझिए कि पद्मावत जो है वो सच में ही ऐसा हुआ होगा, ये जरूरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ने पद्मावत नोवेल लिख दी है, मलिक मोहम्मद जैसी ने शायद लिखी है, तो सब लोग मानने लग गए उसको। लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी किसी भी इतिहासकार ने नहीं बोली है, ये आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कहीं भी किसी इतिहासकार ने ऐसा नहीं बोला है कि ये ऐसा हुआ ही था। चलिए एनीवेज उसमें नहीं घुसते हैं, फिर लोग रोने पीटने लग जाते हैं कि अरे अरे कंट्रोवर्सी वाली बात कर दिया, अरे हमारे राजा को ऐसे बोल दिया, हमारी रानी को ऐसे बोल दिया। वो रो रो के इतना बुरा हाल कर देते, रात को तकिए गिले कर देते हैं लोग। अब इधर देखो, वो तो तकिए गिले कर रहे थे, यहां अलग ही मामला चल रहा है। पहले मैं इसके बारे में मलिक कफूर के बारे में बताता हूं कि ये आइटम क्या है। आप देखो कि ये जो है ना, है तो ये गुलाम ही है, इसका असली नाम ये है हिंदू है, इसका नाम है मलिक मनी, ठीक है। बाद में इसको मलिक कफूर कहने लग जाते थे। अब देखो अलाउद्दीन का एक जनरल होता है नुसरत खान, जो कि गुजरात में जब है गुजरात को जीतने जाता है, हर जगह अलाउद्दीन खुद नहीं जा रहा है, अपने जनरल्स को भेज रहा है। लेकिन आप देखो कि उसके पीछे अलाउद्दीन का बहुत बड़ा हाथ है कि वो जनरल जीत रहे हैं। वो कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों वो जनरल्स जीत रहे हैं, है ना। बहुत टैलेंटेड इंसान है इसीलिए मैंने बोला, है ना। लेकिन अच्छा इंसान है ये मैंने कहीं नहीं बोला। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है नुसरत जब जाता है गुजरात के कॉन्क्वेस्ट में, तो वहां पे जो है इसको ये मलिक कफूर जो है मिल जाता है, तो ये खरीद लेता है इसको, एक तरह से इसको ठीक लगता है तो उसको गुलाम बना लेता है, खरीद लेता है। अब जब ये वापस आता है और बादशाह से मिलता है और जीता तो होता ही है ना। तो अल्टीमेटली ये बादशाह को गिफ्ट देता है मलिक कफूर। और आप देखो कि अलाउद्दीन को मलिक कफूर को देखते ही ऐसा लगता है, दिल में धक धक हो रही थी, है ना। ऐसा लग रहा था कि इसी का इंतजार कर रहा है, चल माहरू तू उधर जा, मलिका जहां तू उधर जा, आ जा मलिक कफूर तू आ जा पहले मेरे पास, है ना। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अंदर से क्या क्या धक धक इसका कर रहा है कि मलिक कफूर जब तक नहीं आएगा तब तक तो मेरी उतरेगी नहीं, है ना। ऐसा इसका चल रहा है सिस्टम, है ना। तो देखते ही भैया इंप्रेस हो गया उससे, पता नहीं पीछे से कहीं से गुलाब का फूल ना निकाल के उसको दे दिया हो। तो Whatever is the reason, बट ऐसा कुछ किससे कहानियां बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, है ना। मैं कुछ नहीं बोलता किसी के बारे में, इनके बारे में बोलो, इनके लोग दुखी हो जाते हैं, इधर वालों के बारे में बोलो, इधर दुखी हो जाते हैं। मेरा तो जो मन करता है मैं बोलता हूं, मैं तो मौज मस्ती से पढ़ाने वाला इंसान हूं, है ना। ज्यादा आपको दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। कोई राजा किसी का ना था, सीधी बात है, ठीक है। ज्यादा सब ने शोषण किया है नॉर्मल लोगों का, और तुम नॉर्मल लोग ही हो, तुम्हारा आज भी शोषण ही हो रहा है। चाहे मोदी हो चाहे राहुल हो, हर कोई तुम्हारा काटने ही वाला है, तुम जहां मर्जी चले जाओ, ठीक है। तो ये भी वही हाल चल रहा है। अब आप देखिए यहां पे
कि ऐसे किस्से कहानियां हैं कि ये भाई जो है ना अलाउद्दीन जो है, इसको जो है लड़कियों में इंटरेस्ट अचानक से कम हो जाता है। हालांकि इसके 3-3 लौंडे हैं, आप देखिए, 2-2 औरतें हैं, 2-3-3 लौंडे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि इसका लड़कियों में इंटरेस्ट कम हो रहा था। अब ये कम हो रहा था तो किस में बढ़ रहा था, है लौंडों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लौंडा भी नहीं है वो तो, मलिक कफूर के बारे में तो ये बोला जाता है हिजड़ा है ये, बट वट एवर इज द रीजन, तो इसका जो है इंटरेस्ट अलग ही लेवल में। इसने सोचा बादशाह है भाई, बादशाहों का अलग अलग शौक है, हाँ, शौक के आगे तो भैया सारी दुनिया नतमस्तक है। बादशाह चाहे तो कुछ कर ले। उधर देखो महाराजा पटियाले को बड़ा फनी हुआ, पंजाब का एक किस्सा, पंजाब का एक राजा हुआ महाराजा पटियाला। आप देखो कि ये जो अपना कौन से हैं गाड़ी वाले, मर्सिडीज वाले हैं मेरे ख्याल से, मर्सिडीज वाले नहीं, रोल्स रॉयस या मर्सिडीज वाला, रोल्स रॉयस का है मेरे ख्याल से, जहां से वो किस्सा है कि रोल्स रॉयस वालों ने भैया उसको रोल्स रॉयस नहीं दी थी, तो उसके बाद उसने क्या किया, इतने पैसे भेजे वहां पे और 50-60 रोल्स रॉयस मंगाई और उनको कटवाया उनको कटवाया और उनमें कूड़ा भरवा के डेली, जैसे होता है ना कूड़े वाली गाड़ी आती है, रोल्स रॉयस में कूड़े भर के जा रहा है डेली। ऐसा ऐसा हाल भी किया बादशाहों ने। तो ये अलग लेवल का चल रहा है अभी थोड़ा सा, है ना। इसने सोचा कि बहुत हो गया लड़कियों के साथ, तो अब मजा ना आ रहा है, अब कुछ नया किया जाए। तो नए में क्या किया जाए, तो सोचा कि इस हिजड़े के साथ ही कर लिया जाए, है ना। तो इसने क्या सोचा कि इसके साथ प्रेम प्रसंग। अब डेली जो है आप इसको एक तरह से यही बोल सकते हैं मलिक कफूर को कि ये इसका गुलाम कम और तवायफ ज्यादा बन गया था, है ना। और धीरे धीरे जो है फुल लुत्फ देता था उसको। पता नहीं अब करता भी क्या होगा क्या नहीं करता होगा, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। बट एनीवेज, अगर यहाँ पे लौंडे हंस रहे हैं, पूरा अंदर से भरे हुए हैं, आज तुम्हारी सारी बरावट जो है ना बाहर आ जाएगी भाई, है। ऐसा तो नहीं चाहेगा कोई भी करना, नहीं नहीं यार, हम बादशाह बनेंगे तो ऐसा तो नहीं करना चाहेंगे। बट वो अगला कर रहा है भाई, मैंने वही बोला ना, उसका जो दिल है वो करेगा। तो अब पता नहीं क्या क्या करते थे, बट आपको फनी बात मैं बताता हूं, ये दोनों जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट भाई ये क्या कर रहा है इसका देखो भाई, इसका अलग सीन चल रहा है। ये कह रहा है कि अच्छा अकेले अकेले दोनों कर रहे हो, मुझे भी बुला लेते, मैं भी कुछ कर देता तो भाई क्या करता है, एक तरफ ये मलिक मोहम्मद है, मलिक कपूर, और दूसरी तरफ ये, अब क्या क्या करेंगे इसके साथ समझ ना आ रही। बट व्हाट एवर इज द रीजन, नुसरत खान ने जो है इसको 1000 दिनार में खरीदा था, तो इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कह देते हैं, और अलाउद्दीन को गिफ्ट कर दिया था। कहानी समझ में आई, मजा आया है। अब यहाँ देखो, ये बंदा गॉर्जियस था क्या गुरुजी? भाई ना तो मेरे ऐसे इंटरेस्ट है सच बताऊं, है ना, और ना ही मैं बंदों की गॉर्जियस और ब्यूटीफुलनेस देखता हूं भाई, मन कौन ही इंटरेस्ट है ऐसी चीजों में, है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा भाई? मैं नहीं हूं अलाउद्दीन खिलजी, मैं नहीं बनना चाहूंगा अलाउद्दीन खिलजी, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। मुझे वो पागल राजा बनना मंजूर है, लेकिन ये बनना मंजूर नहीं है, सीधी सी बात है ना। सिर्फ इसी एक किस्से की वजह से, इसीलिए नहीं बनूंगा मैं ये अच्छा ये बताओ कि तुम कौन से बादशाह बनना चाहोगे दिल्ली सल्तनत की, ये बताओ जरा, है ना। अब इसमें से कोई ना कोई निकल के आएगा कि मैं मोहम्मद शाह रंगीला बनना चाहूंगा वो भी अलग ही किस्सा भाई है। वो तो नंगा दरबार में आया करता था, उसका अलग करेक्टर है। वो सिंहासन में बैठा करता था नंगा, है। 50-50 मीटर 100-100 मीटर तक तो कोई वहां लोंडे को नहीं फटकने देता था, नंगी औरतें खड़ी है वहां पे। उसका तो हाल ही खराब था रंगीला राजा का, तो वो अलग ही रंग में था चलो अलग, क्या बोल रहे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो मेरा कुछ नहीं है, मैं तो शरेआम बोल रहा हूँ। तुम्हारा है तो मैं बता देता हूँ फिर, है ना, पूछ लेता हूँ या अनाउंस कर देता हूँ, किसी का है कोई ऐसा इंटरेस्ट तो बता दो। अच्छा हो गई क्या? अच्छा, बुक्स वर डिलीवर्ड टुडे। भाई मैं कह रहा हूँ सबको आ जाएंगी, अब अननेसेसरी के लोग परेशान हो रहे हैं, सबको सब मिल रहा है। 2-4 दिन में सारी जनता को ही मिल जाएगी जो दुखी है। अननेसेसरी का परेशान खुद भी हो रहे हैं और मुझे भी कर रहे हैं। चलो इसके जो मेन जनरल्स हैं अगर मैं उनकी बात करता हूँ, तो एक है युलुक खान, ये बलबन नहीं है, बलबन का नाम भी युलुक खान था, लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, ये अलग है। और एक है नुसरत खान। नुसरत खान के बारे में तो अभी मैंने बता दिया। और सिर्फ इतने ही नहीं है, इसके कमांडर और भी बहुत सारे हैं। वो जैसे जैसे इसके युद्ध के बारे में मैं बताऊंगा, वहां पे इनके कमांडर के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आजकल पेपरों में इनको पता नहीं क्या एग्जामिनर को हो गया, बादशाहों के कमांडरों के बारे में पूछने लग गया है। जैसे पूछता है कि साउथ की पहली कैंपेन में, जब साउथ में पूरा जीतने के लिए भेज दिया, पहले तो लूटपाट करने गए थे लेकिन बाद में जीतने गए, तो बोलता किसको भेजा, तो मलिक कफूर को भेजा था। तो आपको समझना है कि नुसरत जो है वो मलिक कफूर को खरीद लाया है, और यही मलिक कफूर जो है ये भी कैंपेन्स के अंदर जा रहा है। लेकिन अभी क्या क्या होने वाला है इन कैंपेन्स के अंदर वो सब हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें कैसे जीतेंगे और ऐसे क्या कारण बने, खिलजी ने ऐसा क्या सेट करके रखा था कि ये जीत ही रहे थे, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको समझना है कि युलुक खान और नुसरत खान जो है वो गुजरात फतेह करके देते हैं खिलजी को, ये आपको समझना है। ये खिलजी सल्तनत है एक तरह से। अगर आपको मैं बताऊं तो ये गुजरात का जितना भी एरिया है, यहाँ पे कौन जाता है, युलुक खान और नुसरत खान जा रहे हैं, है ना। तो ये जो है दिल्ली से जो है इस तरफ जाते हैं दोनों, और ये एरिया जो है गुजरात का अलाउद्दीन खिलजी के जो है
चरणों में भेंट कर देते हैं। यहीं से जो है वो मलिक मनी मिलता है। अब इसके बाद देखिए कि नेक्स्ट जो है वो है रणथंभौर को कैप्चर करना। और यहाँ पे देखो 1 साल तक हमीर देव को जो है रणथंभौर के अंदर कैद करके रखते हैं और अल्टीमेटली रणथंभौर कहीं यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो रणथंभौर को उसको जो है कैद करके रखेंगे 1 साल तक, फिर टेंशन पर टॉर्चर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली रणथंभौर का एरिया ये जीत लेते हैं। उसके बाद ये देखिए कि इनके बारे में मैं डिटेल में भी बताऊंगा युद्ध के बारे में, अभी मैं सिर्फ एक ब्रीफ आउट दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना पेपर में क्या क्या पूछ सकते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं, मालवा को भी कैप्चर करते हैं, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी, जलोड़, इनके सबके बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। बट कुल मिला के ये देखिए कि ये सारे के सारा बेसिकली जो एरिया है नीचे तक ये कोशिश करेंगे पूरा जीतने की। इसके बाद इसी टाइम में जो है मंगोल भी दुखी कर रहे हैं, वो छोटी छोटी आंख वाले चिंके, वो इधर से अटैक कर रहे हैं भैया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा सिस्टम सेट कर रखा था, वो सिस्टम के बारे में तो पढ़ना है मेन, कि ऐसा क्या कर रखा था उसने। तो वो जो है जितने भी मंगोल आते थे उनको हरा देता था। 12 बार मंगोलों को किसने हराया? अलाउद्दीन खिलजी ने हराया। अगर आपको कोई बोले कि, तो आज सोचो कि नहीं तो यहाँ चिंके होते भारत के अंदर आधे से ज्यादा, है ना। अभी तो फिर सब ठीक है, सबकी आंखें उखे ठीक लग रही हैं, नहीं तो सच यूं यूं करके ऐसे गंगीज खान घूम रहे हैं, कहीं कोई तैमूर घूम रहा है ऐसे ऐसे करके। तैमूर एक और भी है हमारे भारत के अंदर, है ना, पता है ना कौन है तैमूर। तो आप देखो कि कितना अजीब लगता। लेकिन शुक्र है कि भाई इसने ये काम तो ठीक किया कि इन मंगोलों को तो नहीं घुसने दिया, है ना। क्या बोल रहे हैं? हाँ, उसकी डेथ हो गई थी, वो सब बात करेंगे अभी। वो किताब में तो मैंने डिटेल में सब लिख दिया है। कल को पेपर में पूछ ले कि 12 बार मंगोलों को कौन हरा रहा है, तो आप अलाउद्दीन खिलजी का नाम लेंगे। इसके बाद देखिए कि पहला ऐसा सुल्तान जिसने ये कोशिश की कि साउथ में भी कैंपेन की जाए। जबकि आप देखिए कि आगे चल के जब हम देखेंगे तो बाबर ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा, बाबर जाएगा ही नहीं साउथ में, वो नॉर्थ तक ही टिक जाएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं खौफ रहेगा कृष्णदेव राय का, जिसको वो एक अच्छा रूलर भी मान रहा है उस टाइम पे। तो वो जो टाइम रहेगा वो रहेगा विजयनगर एम्पायर का, जो बाबर के टाइम पे, है ना। तो अभी कुल मिला के बात यह कि कोई भी साउथ में जो है सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी, तो इसने हिम्मत दिखाई और जाके वहां पे सेंट्रल पावर बना दिया खुद को ही। और ये सारा का सारा काम जो किया है इसने मलिक कफूर ने किया है, जिसको ये बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, इसकी तवायफ, है ना। अब आप देखिए कि एक काम ये और करता है यहाँ पे, जब ये इस तरफ साउथ के अंदर जा ही रहा है तो ये 2 जगह पे जो है टारगेट करता है। एक करता है वारंगल में और दूसरा करता है देवगिरी में, ठीक है। ये रहा वारंगल और एक जो है देवगिरी में करेगा। देवगिरी के अंदर पहले वारंगल का देख लेते हैं। तो कुल मिला के आप देखिए कि कहाँ गया, दिल्ली से जो है वारंगल की तरफ जो है सेना भेजता है। और वारंगल में कौन बैठा है? प्रताप रुद्र 2 बैठा है, ठीक है भाई। तो काकातिया रूलर बैठा है यहाँ पे, इनको हरा रहा है प्रताप रुद्रदेव 2 को। अब ये जो है भाई यहाँ पे कौन जा रहा है? यही मलिक कफूर जा रहा है। अब वैसे तो ये खुद ही सरेंडर कर देता, कुल मिला के युद्ध की नौबत ही नहीं आती। एक्चुअली में यही जो प्रताप रुद्र देव है ये क्या करता है, अपना एक गोल्ड का स्टैच्यू बनवाता है और मलिक कफूर को पहले ही भेज देता है कि भैया आप मुझसे युद्ध मत कीजिए, मैं तो वैसे ही आपका दोस्त बन के रहूंगा। और टैक्स वगैरह देने के लिए भी हामी भर देता है कि हर साल मैं आपको टैक्स देता रहूंगा, तो कुल मिला के मैं आपके अंडर काम करने को रेडी हूं, आप मेरे साथ युद्ध मत कीजिए। अब जब रेडी है तो काहे को अपने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इधर खराब करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, फिर किसी और एरिया में करेंगे ना। तो ये तो ऑलरेडी रेडी हो गया, बात तो सारी की सारी टैक्स की है, पैसे की है, कि पैसा आना चाहिए डरा धमका के, वही है कि ये पूरा एरिया इसका हो गया। तो इस तरीके से जो है इसने एक और चीज भी दी थी, है ना। इसने क्या दिया? मलिक कफूर को एक डायमंड दिया था। उस डायमंड का क्या नाम था? कोहिनूर का हीरा। अब वो कोहिनूर का हीरा वैसे कौन सी खानों से निकला था? गोलकोंडे की खानों से निकला था। और यही बोला जाता है कि ये जो प्रताप रुद्र 2 है, ने जो हीरा है ये दिया था मलिक कफूर को, मलिक कफूर ने दे दिया अलाउद्दीन खिलजी को। और इसके बारे में एक कहानी बहुत मजेदार ये है कि ये हीरा जिसके पास भी रहेगा उसका पूरा का पूरा परिवार जो है तबाह हो जाता है। आप देखिए कि प्रताप रुद्र ने तो भैया अपने हाथ से ये दे दिया कि मन्ने को नहीं चाहिए, है ना। अब मलिक कफूर को दिया, मलिक ने दिया किसको? अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन का पूरा परिवार वंश ही खत्म हो गया वहां पे, है ना। अब ये हीरा देखिए कि बहुत जगहों पे जाएगा आगे आगे। जब है कोई कह रहा है कि आगे शाहजहां पे जाएगा, वहां शाहजहां का पूरा सिस्टम लुढ़क गया, है ना। लगभग शाहजहां के बाद औरंगजेब है, वो आपस में ही बच्चे लड़ रहे हैं, उसके बाद औरंगजेब के बाद तो पूरा तबाही हो गया, है ना। फिर ये हीरा घूमते घूमते कई जगह पे जाता है ना। फिर उधर अफगानी जो है, अफगानी लूट रहे हैं उधर, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि कौन था वो आया, क्या नाम है उसका भड़वे का, यार बंदे का नाम नहीं याद आ रहा, जो उधर से आया था, ईरान से आया था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। वो ले गया लूट के, नादिर शाह, है ना। तो नादिर शाह लूट के ले गया है
ताऊस भी ले गया, शाहजहां का ये हीरा भी ले गया, तो उधर वो नष्ट हो गया। फिर इतने में देखिए कि वो अफगानियों के पास आया तो अफगानी नष्ट हो गए, है ना। तो उसके बारे में भी मैं आगे तक कहानियां बताऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे। फिर पंजाब के एम्पायर, सिख एम्पायर के पास महाराजा रणजीत सिंह के पास आया तो वो भी नष्ट हो गए। और आज सुख की बात यह है कि ये हीरा है अंग्रेजों के पास वो भी नष्ट हो गए। आप देखो कि जो अंग्रेज पूरे के पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे थे आज छोटे से एरिया में रह गए हैं, है ना। तो अब यूएस पावर है और अंग्रेजों का तो कुछ अता पता ही नहीं, यानी ब्रिटिशर्स जो है अब पावर नहीं है उनके पास, तो नहीं है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सारा का सारा खेल हुआ यहाँ पे। इसके अलावा देखिए कि इसने और किस किस को हराया। रामचंद्र देव जो यादवा किंग है देवगिरी का, उसको हरा दिया। वीर बल्लाल 3 को हरा दिया जो कि एक होयसला किंग है। और इस तरीके से देखिए कि बहुत सारे साउथ के राजाओं को दे दनादन हराता गया और अपनी किंगडम को बढ़ाता गया, ठीक है भाई। और इसके अलावा जो है एक मॉस्क बनवाई थी रामेश्वरम में। आप देखो कि सोचो कि इस तरफ तो कहीं मॉस्क का कोई अता पता नहीं था, लेकिन जबरदस्ती यहाँ पे मॉस्क भी बनवा दी। कितने बड़ी चीज हो रही है कि ये बंदे को खौफ ही नहीं अलाउद्दीन को किसी का, यहाँ पे भी मॉस्क बनवा रहा है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे इस्लाम का एक्सपेंशन चल रहा है, ये आपको समझना है ना। और अपने जो है राजा अगर इतने काबिल होते तो रोक लेते, ये तो खुद ही भैया आगे बढ़ के दे रहे हैं सब कुछ, ये लो ले लो। तो अब क्या बोले इनके बारे में, क्या मैं इनकी वीरता की गाथाएं सुनाऊं तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बहुत सारे ट्रिब्यूट्स इन लोगों से लिए, साउथ वालों से, और अपने अंडर कर लिए। ये सारा सिस्टम चलता है। और एक चीज जरूर याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है सब जितने भी इसके कमांडर वगैरह होते हैं उनको खूब धन दिया करता था, ताकि कोई भी इसके अगेंस्ट जो कोई भी है कॉन्स्पिरेसी ना कर पाए। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो कि अगर आपको एक अच्छा खासा वेतन मिल रहा है तो आप क्यों ही किसी को मारना चाहोगे, क्योंकि आप पूरा फल फूल रहे हो, बात खत्म होती है, आपके पास अच्छी खासी सैलरी है तो बंदा सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये खूब सैलरी अपने नोबल्स को दिया करता था ताकि ये कभी भी उसके ऊपर हमला ना करें या कॉन्स्पिरेसी ना करें कि भैया हमें राजा बनना है। मलिक कफूर की बात अलग है, वो तो दुष्ट है, वो अलग ही लेवल का है। चलो अब मैं थोड़ा सा इसकी पॉलिसीज के बारे में बताता हूं, जिनकी वजह से आपको यह पता लगेगा कि भैया ये क्यों एक बेहतरीन राजा निकल के आता है और ये बहुत तगड़े तगड़े काम भी करता है। अभी मैं युद्ध की बात आगे भी करूंगा, दोबारा से एक ब्रीफ आउट में दे चुका हूं कि बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं जिसके अंदर ये जो है नॉर्थ और साउथ दोनों में कैंपेन करके पूरा अपने अंडर खिलजियों का परचम लहरा रहा है। लेकिन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से इसको हेल्प मिल रही है अंदर के लोगों को कंट्रोल करने में भी और बाहर के लोगों को भी कंट्रोल करने में, तो वो हम थोड़ा सा समझते हैं। आप देखिए कि अलाउद्दीन ने फॉलो किया था डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप। अल्टीमेटली बात यह है कि आपको यह समझना है कि किंग जो है ना वही एक तरह से भगवान है, वही राजा है और उसी की पूजा आपको करनी है। कुल मिला के उसको एक भगवान का दर्जा, मोनार्क को भगवान का दर्जा आप दे सकते हैं, ये बोलना चाह रहा है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनार्क यहाँ पे निकल के आता है। इसने जो है 4 ऑर्डिनेंसी ही इंट्रोड्यूस 4 ऑर्डिनेंसेस टू प्रिवेंट रिपीटेड रिवोल्ट्स। तो बहुत सारी इसने चीजें की हैं, अब वही तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। एक आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो है, मैंने बताया था इक्ता सिस्टम में भी जैसे होता था कि लैंड्स को ग्रांट कर देते थे। इवन आप पीछे भी चल के देखेंगे तो ब्राह्मण्स को बहुत सारी लैंड्स ग्रांट करते थे, सतवाना वगैरह। तो कहीं ना कहीं जाके होता क्या है कि जब आप बार बार लैंड्स को ग्रांट करते रहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो या फिर किसी पवित्र कारण से, तो उससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका एम्पायर वीक होता जाता है ना। तो ये जितने भी पवित्र लैंड वगैरह हो रही थे ना कि नहीं इसको ये तो भैया एक बहुत ही उच्च कुलीन महाराज हैं, इनको दे दो ये वाली जमीन, इनको दे दो ये वाली, ये सब इसने बंद कर दिया, नौटंकी, है ना। तो ये इसीलिए देखिए कि बहुत ज्यादा फल फूलेगा भी इस चीज से। एक इसने जो है अपना स्पाइस सिस्टम बहुत मजबूत किया। इन स्पाइस को क्या बोलता था, बरीद्स बोलता था। अब ये अल्टीमेटली कर क्या रहा था इनसे, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। अभी पहले इसका पूरा सिस्टम देख लो। इसके अलावा आप देखिए कि पहले भी जो है इसके हाथ में था कि सेरेमनीज को पूरे का पूरा वो करता था, हैंडल करता था। तो यहां भी इसने क्या बोला कि कोई भी सोशल गैदरिंग होगी तो वो मेरी परमिशन से ही होगी, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से तुम कर रहे हो। यानी हर चीज के लिए आपको बादशाह की परमिशन लेनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग पावर जो है वो राजा के पास है। और यहां पे वाइन जो है, दारू वगैरह जो है, उसको इलीगल घोषित कर दिया। बहुत बढ़िया काम, क्या बात है। इसके बाद इसने बोला कि हम जो है अब भाड़े के टट्टू नहीं लेंगे। भाड़े के टट्टू का मतलब होता है कि मर्सिनरी। मैं लिख देता हूं यहां पे शब्द जो है एक मर्सिनरी। मर्सिनरी वो आदमी होता है जो केवल पैसे के लिए युद्ध करता है। लेकिन आप समझो कि अगर उसको भाड़े के टट्टू को ले लिया मैंने, तो उसका फायदा क्या है? वो तो कुछ टाइम के लिए युद्ध करेगा, लुढ़क जाएगा। अब इसने सोचा कि इससे अच्छा मैं भाड़े के लोगों को बुलाऊं, क्यों ना मैं एक ऐसा सिस्टम। और इन मर्सिनरीज को में भी ऐसा होता था कि जो इनका हेड होता था उसको एक लैंड दे दी जाती थी, तो वो लैंड का सिस्टम ही क्यों ना खत्म कर दूं। और इससे अच्छा मैं क्या करता हूं, मैं उन टैलेंटेड लोगों की रिक्रूटमेंट करता हूं। तो इसने जैसे आज आप एसएससी सीजीएल के अंदर रिक्रूटमेंट देखते हैं, फौज में, मिलिट्री में, आर्मी में रिक्रूटमेंट देखते हैं, इसने अपनी आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट निकाल दी, है ना। जितने भी लोग पेपर देना चाहते हो, नोटिफिकेशन आ गया है, भर दो अपनी अपनी डिटेल। सब ने अपनी अपनी डिटेल भर दी। अब जो भी टाइम बताया गया था जिस भी दिन, उस दिन सब लोग आ गए और उस दिन सबकी भर्ती हो गई, जिसकी होनी थी, जिनको भगाना था भगा दिया।
और ऐसे फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रही। अब इसका फायदा मैं बताता हूं कि क्या हुआ। क्योंकि इन पूरे के पूरे बंदों को और कोई काम नहीं है, वो तो भैया कोई किसान भी होगा, है ना, कोई हट्टा कट्टा आदमी भी होगा, मर्सिनरी, तो ऐसे ही राजा ले जाते थे जब युद्ध का टाइम है, आ जाओ, तू भी आ जा, तू भी आ जा, हर गांव से जितने भी लोंडे हैं, भारी भरकम आदमी, उनको ले जाओ, हाथ में तलवार लठ दे दो। ये इस तरीके से युद्ध चल रहा था। लेकिन इसने सोचा कि अगर ऐसे करूंगा तो मेरे जो सैनिक है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएंगे। और ये आप बात याद रखना कि एक बिखरी हुई सेना से कहीं अच्छी होती है ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। एक छोटी सी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बहुत बड़ी सेना का नाश कर सकती है। ये हमें अंग्रेजों ने भी सिखाया आगे चल के कि 700-800 अंग्रेज होते थे और वो 10-10, 11-11 हजार भारतीयों के ऊपर हावी हो रहे थे। मुगलों का तो काल पूरा का पूरा, उन्होंने काल बन गई तो टूटे उनके ऊपर। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि अगर ये आदमी जितने भी हैं, अगर इनको मैंने रिक्रूट कर लिया तो ये सारे के सारे आदमी और कोई काम नहीं करेंगे, पूरा दिन इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और सोचो अगर ये रेगुलर ट्रेनिंग में आ गए तो जो आदमी ढंग से तलवार चलाना नहीं जानता था, सिर्फ जोर के बलबूते पे ऐसा कर रहा था, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। यूं यूं करके भैया चला रहा है पूरे, किसी को तलवार चलाते देखना, वो भैया पीछे पीछे भी पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऐसे करके समझ ही ना आता कि क्या कर रहे हैं, है ना। और आप देखो कि कोई किसी ने पैर पे मार दी, अब वो जो भारी भरकम लौंडा है उसके पैर पे मारी, वो पैर ही कट जाएगा, लेकिन दूसरा बंदा यूं करके पैर उठा के जो है कोशिश करेगा बचने की, जो फ्लेक्सिबल होगा। तो सारे आर्ट टेक्निक्स इनको सिखाए गए। इस तरीके से इसकी जो आर्मी है, स्टैंडिंग आर्मी है, बहुत स्ट्रांग बनी। और इनको क्या दिया करता था? सैलरी दिया करता था। लैंड लूंड का सब सिस्टम खत्म, इनको दिया करता था सैलरी, परमानेंट रख ली इसने आर्मी। अब इससे बहुत फायदा हुआ। वही मैं बता रहा हूं कि जितने भी युद्ध हो रहे थे वहां पे यही आर्मी जा रही थी। तो मेन हम बोलेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही ऐसा हो रहा था कि इतनी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी जा रही थी जो इसको कोई हरा नहीं पा रहा था। ठीक है, तो उसकी सोच थी एक। इसके बाद फर्स्ट रूलर था टू नो द सिस्टम ऑफ टेंटिंग ऑफ हॉर्सेस एंड डेफिनेटेड रोस्टर। ये मैं बता देता हूं इसमें है क्या चीज है। आप देखो कि पहले घोड़े जो होते थे, ये तो सिर्फ मैंने आर्मी की बात की, घोड़े में भी क्या होता है कि पहले जैसे मान लो कि किसी मर्सिनरी वाले आदमी से बात कर ली कि भैया तुम ऐसा करना, उसने मान लो कि गांव के अंदर घोड़े पाल रखे थे, है ना, तो उसको बोला कि अस्तबल से कि भैया ऐसा है कि इस दिन युद्ध होगा तो तुम अपने घोड़े ले आना। अब कोई घोड़ा बीमार है, कोई मुरझाया हुआ है, कोई अच्छी नस्ल का नहीं है, सब अपने अपने घोड़े लेके आ रहे हैं और उन्हीं घोड़ों पे लोग युद्ध करने जा रहे हैं। अब किसी का घोड़े को बीच में, है ना, उबासी आ गई, मेरे को अच्छा नहीं दिया इसने, मैं तो ये नहीं जाऊंगा, वो वहीं लिट गया नीचे, है ना, और वो बंदा मारा गया जो उस घोड़े पे बैठा हुआ। यानी कि अच्छे नस्ल के घोड़े बहुत जरूरी थे उस टाइम पे। इसीलिए हमने देखा कि पुराने जो हमारे हिंदू राजा थे वो क्या कर रहे थे, वो अरबी घोड़े मंगवा रहे थे, स्पेशली अरब से मंगवा रहे थे, क्योंकि अच्छे खासे 6-6 फुट से ऊपर वाले घोड़े हैं, इतने तेज दौड़ने वाले घोड़े। तो आप सोचो कि कितना बढ़िया थे, है ना। उससे आप युद्ध में आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तुरंत ही आप आंधी की तरह इधर जाओगे, आंधी की तरह इधर जाओगे, बहुत कुछ किया जा सकता है ना। व्हीकल फास्ट वाला जो है आपकी हेल्प कर सकता था। तो कुल मिला के इसने क्या बोला कि अब जो है ना मैं घोड़े की करूंगा ब्रांडिंग। अब घोड़े की ब्रांडिंग कैसे होगी? इसने सारे पूरे के पूरे एरिया में से बोल दिया कि जिसके पास भी घोड़े सब ले आओ। सब लेके आए, उन घोड़ों का पूरा चेकअप किया गया। अब तुम सोचोगे घोड़े की कौन सी चीज चेक की? कुछ ना किया गया भाई चेक वैसा वाला नहीं, पूरा उसका सिस्टम देखा गया कि भैया घोड़ा दौड़ता कितनी फास्ट है, कैसा है, कौन सी नस्ल का है। इस तरीके से इसने देखा कि जितने भी बेहतरीन घोड़े हैं मेरी पूरी की पूरी किंगडम में, सबके ऊपर ठप्पा लगा दो, शाही मोहर लगा दो। उसको बोल देते हैं कि भैया इसने क्या किया, घोड़े की ब्रांडिंग कर दी। और वो सारे घोड़े इस्तेमाल होंगे युद्ध में। अगर ऐसे घोड़े होंगे तो सोचो उनको हराएगा कौन। कितना जबरदस्त काम किया इसने। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कि जैसे आपने देखा होगा बचपन में बंक मार लेते थे बच्चे, आप लोगों ने भी क्लास में बंक मारा होगा। तो टीचर्स ने क्या किया कि सुबह की अटेंडेंस के बाद वो दोपहर में भी अटेंडेंस लेने लग गए। तो इसने भी ऐसा ही सिस्टम किया, अटेंडेंस वाला रोस्टर। हर सोल्जर का एक रोस्टर बना दिया गया और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट ये पूरी की पूरी वो थी कि भैया अगर किसी ने भी करप्शन की तो सीधा कटेगा, वो सीधी सी बात है। तो कोई भी सोल्जर करप्शन नहीं करेगा। और यहाँ पे उनका प्रॉपर जो है एक रोस्टर तैयार कर दिया गया। तो ये एक काम इसने बहुत किया, यानी अपनी आर्मी को डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड बनाने में काम किया। ठीक है, O+D। इसके बाद एस्टेब्लिश किया प्राइसेस ऑफ क्रूशियल कमोडिटीज। ये भी मैं बताता हूं एक्चुअली में क्या, जब ये गद्दी पे बैठता है, इसने ये बेहतरीन काम किया। इसने देखा, आप मेरे को बताओ कि गद्दी पे जब कोई इंसान बैठेगा तो उसको पलटने के लिए किसके पास पावर रहेगी? जिसके पास धन रहेगा। आज अगर मोदी जी गद्दी पे बैठे, है ना, और अंबानी के पास पावर है कि वो पलट सकता है गेम, है ना,
तो मान लो कि वो राहुल को पैसे दे कि भैया अगले इलेक्शन आ गया है ना, राहुल को इतने पैसे दे दिए अंबानी ने कि जाओ मैं तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे देता हूं। अब राहुल हर बच्चे को पैसे दे देगा, उसके माँ बाप को पैसे दे देगा आगे, है ना, तो इससे इलेक्शन में कौन जीत जाएगा? राहुल जीत गया। अब आप मेरे को बताओ कि ये जो है इसके पीछे खेल क्या हुआ कि एक धनवान आदमी जो है वो तख्ता पलट करवा सकता है क्योंकि उसके पास पैसे की पावर है। दो तरह की पावर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक मॉनेटरी पावर है। तो दोनों जो है मिलिट्री पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या फिर सॉरी मॉनेटरी पावर या मिलिट्री पावर, है ना, तो दोनों को अगर अपने कंट्रोल में कर लिया जाए तो काम हो सकता है। तो इसने सबसे बड़ा काम क्या किया, इसने बोला कि जितने भी धनवान सेठ है ना इनकी तो पहले प्रॉपर्टीज सीज करो जाते ही सबसे पहले, है ना। यहां तो राजा डिमोनेटाइजेशन कर दे, है ना, कि इनके पास जितना भी धन है मेरे पास ही तो आएंगे लेने, फिर देख लूंगा इनको, या फिर क्या कर दे उनकी प्रॉपर्टीज को सीज कर ले। इसने आते ही पहले यही काम किया। देखो इतिहास की किताबें जलवा दी कि नहीं नहीं सबसे बड़ा राजा अगर कोई गिनेगा तो अलाउद्दीन को ही गिनेगा, अलाउद्दीन ही है सबसे बड़ा राजा। और सब दूसरा काम क्या कर दिया, जितने भी धन्ना सेठ थे उनके जो है प्रॉपर्टीज सीज कर ली। अब आगे इसका मानना यह था, थोड़ा सा ऐसा सोचता था कि अगर मार्केट में ज्यादा पैसा रहा लोगों के पास तो फिर दिक्कत आएगी, वो लोग अपनी मनमानी कर सकते हैं। क्योंकि वही बात है ना, जैसे जैसे पैसा आता जाता है रुतबा बढ़ता जाता है, इंसान अलग ही ईगोइज्म में आता रहता है। और वहीं पे अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप जमीन पे रहोगे, शांति से थमे रहोगे। वही वाली कहानी है सारी की सारी। आज तुम्हें 1 करोड़ मिल जाए तो तुम उछल कूद मचा दोगे यहाँ पे, है ना। कोई आईफोन लेके घूम रहा है, कोई मर्सिडीज लेके घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वही वाली बात है, उछल कूद मच जाएगी। तो इसने क्या किया, इसने कोशिश किया कि लोगों के पास पैसे कम जाएं। अब उसके लिए बट एक दिक्कत भी है, अगर लोगों के पास पैसे कम हुए तो लोग भुखमरी से मर जाएंगे। लेकिन इसने दोनों एंगल से काम किया दोस्तों, सिर्फ इस एंगल से नहीं किया। इसने बोला कि ठीक है मैं अपने पूरे के पूरे एम्पायर में चीजों को सस्ता कर दूंगा। अब इसने क्या किया, जितना भी चीज होती थी, राशन हो, कपड़े हो, घोड़े हो, जूते हो, जो भी चीज है, इसने भैया पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया, पूरी मंडी सिस्टम बना दिया। बोला कि ये जितनी भी मंडी है 4-5 मंडी बना दी और बोला ये सारों का रेट जो है ना अलाउद्दीन खिलजी तय करेगा कि कौन सी चीज कितने की मिलेगी। अब मेरे को बताओ क्या जबरदस्त टेक्निक थी, है ना। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों किया, वो कारण तो बहुत सारे मैंने बता दिए। इसका एक और बड़ा कारण है कि जब सबकी प्रॉपर्टी सीज कर ली, अपने पास खूब सारा पैसा हो गया, अब सैलरी भी देनी है लोगों को, तो आप सैलरी बेशक से अच्छी दे रहे हो, लेकिन अगर आप सोचो कि चीजें सस्ती होंगी तो आपको कम सैलरी देनी पड़ेगी। आप देखो आज की डेट में जैसे हमारे पापा हैं, उनकी शुरू में सैलरी कितनी थी, 2-2.5 हज़ार रुपए, और आज अगर देखते हैं तो उनकी जैसे इंस्पेक्टर रहे थे वो उस टाइम पे, है ना, तो अब आज की डेट में देखोगे कि इंस्पेक्टर की तो 85,000 90,000 है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई तो सैलरी भी आ गई, है ना, और पे कमीशंस आ गए, तो ऐसे करके क्या ज्यादा खजाना देना पड़ता। अब इसने क्या किया, इसने बोला कि सारी वस्तुओं को जब मैं ही डिसाइड कर रहा हूं प्राइस, इससे महंगी कोई बेच नहीं सकता है, और अगर कोई बेचता है तो उसके लिए इसने मार्केट को कंट्रोल वाला सिस्टम, रेगुलेशन वाला, मार्केट रेगुलेशन वाला सिस्टम अपॉइंट कर दिया। शाहाना मंडी, जो एक तरह से मंडियों के हेड वहां पे लगा दिए, और बोला कि भैया कोई अगर इससे ज्यादा तुम्हें बेचता हुआ पाया गया तो धर दबोचो उसको, वहीं पे पे लेंगे फिर पकड़ के। अब ये जबरदस्त काम किया। अब आप सोचोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शाहाना मंडी और जो लोग हैं वहां के, हो सकता है कि वो उसको थोड़ा सा पैसा खिला दें और बोले कि नहीं नहीं हमें बेचने दो, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन उसके लिए खतरनाक खेल क्या किया, बरीद वाला किया। बरीद क्या करेगा जाके, वो है इंटेलिजेंस, अंदर ही देखेगा कि भैया ये शाहाना मंडी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसको पता भी नहीं शाहाना मंडी को कि ये आदमी कौन है ना। वो हो सकता है इंटेलिजेंस में हो इसकी, जैसे आज की डेट में रो हो गया। रो तो चलो फिर फॉरेन टैक्स से बचाता है, मैं इंटरनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं। बरीद क्या है, अपना वेशभूषा बदल बदल के, है ना, एक आम इंसान बन के रहते थे, और वो ये पता करते थे कि भैया जो अलाउद्दीन ने सिस्टम चला रखा है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और जो इसके नोबल्स भी हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग किसको होती थी, अलाउद्दीन खिलजी को होती थी, और इनको तो नॉर्मल इंसान की तरह रहना है। तो इसने क्या किया, इस चीज ने अलाउद्दीन खिलजी को सेफ गार्ड भी करके रखा, कोई उसके ऊपर वॉर नहीं छेड़ सकता है, क्योंकि यहां से जो है उसको डेली न्यूज मिल रही है। और मार्केट में जो है पैसे का घुमाव है जो, वो अपने शिकंजे में ऐसा किया कि भैया उसका ही कोई ऑफिशियल जो है वो भी गड़बड़ नहीं कर सकता है। तो आप मेरे को बताओ कि इंटेलिजेंट था कि नहीं? इंटेलिजेंट तो था भाई, इतनी जबरदस्त उसने स्कीम करी। हाँ बिल्कुल चालाक है ब्रो, चालाक था, यही तो गेम है सारी की सारी। आप देखो कि इतना तो मैं यूजुअली बताता नहीं हूं कभी भी, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं ये बहुत सारी चीजें, नहीं तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ये सब 4 पॉइंट बता के मैं आगे निकल जाता। लेकिन ये कहानी जो है ना, ये समझने लायक कहानियां हैं कि एक राज जो है वो स्थापित कैसे होता है। और यही चू जो बनाया जाता है आज की डेट में भी लोगों को बनाया जाता है। आप देख लीजिए आज भी यही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नेता पहले भी ऐसे ही थे, नेता अब भी ऐसे ही है। अलाउद्दीन भी नेता ही है, सीधी बात है। इसके बाद आप देखिए कि क्रूशियल कमोडिटीज का प्राइस जो है इसने रेगुलेट किया, नॉर्मल मार्केट के रेट्स को रेगुलेट किया, बहुत बढ़िया काम किया ताकि जनता भूखी भी ना मरे।
इसके बाद स्ट्रिक्टली मार्केटेड दी प्रोहिबिशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, कि कोई भी बंदा जो है होर्डिंग नहीं कर सकता। आप देखो कि मार्केट में जितनी भी फसल भी होगी ना, या कोई भी राशन वाली चीज होगी, उसको केवल बादशाह होर्ड करेगा, और बादशाह होर्ड करके रखेगा। या होर्डिंग का मतलब होता है इकट्ठा करके रख लेना गोदामों में भर के। तो इसने जो है गोदाम बनवाए थे, लेकिन वो गोदाम केवल और केवल राजा के अंडर रहेंगे, अंबानी अडानी के अंडर नहीं। आज अंबानी अडानी अपने गोदाम बना रहे थे कि नहीं नहीं, किसानों की सारी फसल हम इसमें रखेंगे, उसके बाद उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वही जो 100 रुपए किलो, मान लो 40 रुपए किलो आटा मिलता है, वही 100 रुपए किलो कर देंगे। कल को क्या कर लोगे तुम, क्या उखाड़ लोगे, है ना। तो वही चीज का इसने कंट्रोल किया कि नहीं, मैं ब्लैक मार्केटिंग किसी चीज की नहीं होने दूंगा। मैगी के प्राइस आप देखिए, मैगी जब मार्केट में नहीं थी तो वही 5 रुपए का पैकेट 100 रुपए में बिका है। तो ये कितनी दिक्कत हो जाएगी खड़ी। तो वो इसने कंट्रोल करके रखा कि अगर होर्डिंग करेगा तो बादशाह करेगा। और वो जो होर्डिंग भी करते थे एक्चुअली में, जब मान लो कोई आपदा आ गई, कुछ बड़ा ऐसी समस्या आ गई, बाढ़ आ गई, कुछ आ गया, तो ये अपने लोगों को जो है खाना खिला दिया करता था कि जाओ भैया वहां पे जो है ये राशन लगा दो। ये बहुत शानदार काम था, बढ़िया काम था, बिल्कुल अग्री करना पड़ेगा आपको। उसके बाद बाकी जितने भी प्रीवियस रूलर थे वो क्या करते थे, जैसे मान लो कि ये एक लैंड है, पूरी की पूरी जमीन है ना, तो वो क्या बोलते थे कि भैया, जैसे हमने भाग की भी बात की चोला वगैरह के बारे में भी, कि वो जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि 1/6 भाग जो है इसका फसल का हमें दे दो। वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से काइंड में ले रहे हैं। काइंड का क्या मतलब होता है, वस्तु के रूप में। मान लो तुमने चावल उगाए पूरे के पूरे खेत में, तो 1/6 चावल जो है, यानी कि 1/6 चावल जो है वो पूरा का पूरा बादशाह के पास चला जाएगा। अब उसके लिए दिक्कत यह है कि बादशाह को बड़े बड़े गोदाम बनाने पड़ेंगे, फिर उनको बेचना पड़ेगा। ये एक हेक्टिक प्रोसेस है। अलाउद्दीन ने बोला कि मैं क्यों वस्तु में ये सारे की सारी चीज लूं, मेरे पास दूसरा भी ऑप्शन है। इसने बोला दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूं अब क्या है। दूसरा ऑप्शन भाई साहब इसके पास ये है कि ये जो है कैश में ले ले पूरी की पूरी। ये किसान को बोलेगा या जो भी बंदा है वहां पे कि तुम जो हो ये छोड़ो, मेरे को काइंड नहीं चाहिए, तुम ऐसा करो, इसका जो 50% भाग है ना, 50% भाग तुम ऐसा करो, इसको बेचो पहले तो जाके मार्केट में। बेचना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बेचो। 50% जब पहले बिक जाएगा वो बादशाह लेगा, और बाकी का 50% जो है तुम बेचते रहना बाद में। यानी कि सीधा सीधा बोला कि भैया मेरे को किसी चावल से चने से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए पैसा, तुम टैक्स के रूप में पैसा दोगे। अब आप सोचोगे कि पैसा इतना ज्यादा दे रहे थे, बिल्कुल हाँ। 50% किस पे लगा रहा था टैक्स, ये देखो घटिया हरकत। अब 50% लगा रहा था हिंदुओं के ऊपर टैक्स दोस्तों, लेकिन मुस्लिम्स के ऊपर, इस्लाम वालों के ऊपर टैक्स कितना लगता था वो भी मैं बता देता हूं। ये भी पोल इसकी खोल देते हैं आज। अगर इस्लाम वाला है तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 25%। इस्लाम या मुस्लिम कह लो, है ना। तो मुस्लिम है अगर कोई, तो उस पर भाई साहब कितना टैक्स लगा रहा है, 25%। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा भी क्यों हो रहा है, इसका क्या बेनिफिट है, तो उसका भी मैं पीछे की सोच बताता हूं इनकी क्या है। आपको लग रहा होगा शायद ये ऐसे ही चीज है, नहीं ऐसे नहीं है। एक्चुअली में ये अपने आप को क्या बोलता था, राइट हैंड बोलता था खलीफा का। और खलीफा कहां पे बैठता है, बगदाद में बैठता है ना। मैं यहां पे बना के बता देता हूं। जहां पे दिल्ली सल्तनत है और उधर जो है बगदाद है, बगदाद में खलीफा बैठता है। और मैंने आपको क्या बोला, जितने भी मुस्लिम रूलर यहां पे आते थे अपने आप को गवर्नर बताया करते थे खलीफा का। और यहां पे जिहाद के नाम पे भी बहुत सारा काम होता था, है ना। अब आप देखिए कि ये जो अब्दाली आया, अब्दाली ने तो जिहाद ही छेड़ा है सारे का सारा, कि इन काफिरों को मारना है। तो अब ये भाई साहब भी देखिए कि वही काम कर रहा है ना, कि जो भी दिख रहा है बस जिहाद छेड़ देंगे उसके खिलाफ। अब मुद्दे की बात ये है कि खलीफा को अपना जो है राइट हैंड घोषित कर रहा है, और उससे मंजूरी ले रहा है कि भैया मेरे को मंजूरी दे दो। यानी इतना चालाक आदमी है कि खुद के ऊपर नहीं गाज गिरनी चाहिए किसी भी तरीके से, और सबको बताना है कि मैंने खलीफा से परमिशन ले रखी है, मेरे ऊपर कोई ना हमला करना, मेरे को सपोर्ट है, बैक सपोर्ट है मेरे को पापा का, सीधी बात है ना। तो वो एक अलग खेल चल रहा है। और ऐसा नहीं कि इनको खलीफा को कुछ बहुत देना पड़ता था, कुछ ना, थोड़े बहुत गिफ्ट भेज दिया उधर से, फिर खलीफा इनको गिफ्ट भेज रहा है, ऐसा ही चलता था। खलीफा कोई इतना भी पावरफुल नहीं था, वो पहले था, पर बाद में तो खलीफा भी पपेट बन गया था इन गवर्नर्स का ही। ऐसे खलीफा को भी मजा आ रहा था, है ना, वो भी बैठा था, वो मौज लूट रहा था, उसको कोई कुछ करने वाला नहीं था। तो ये अलग सिस्टम चल रहा था। जी जी, सबकी आ जाएंगी, सबकी आ जाएंगी, टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, छोड़ दो उस चीज को, अभी यहां पे फोकस करो। कह रहे गैंग समझ गए ना गेम समझ गए ना। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। अब आप समझो कि ये सारे का सारा खेल चल रहा है एक तरह से। मुद्दे की बात ये है, और अल्टीमेटली सबको ये घोषित करना है कि यहां पे मैं जो काम कर रहा हूं, खलीफा को ये प्रूव करना है कि मैं यहां पे जो काम कर रहा हूं इन काफिरों को कन्वर्ट कर रहा हूं, है ना, इस्लाम में। अब आप देखो कि कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं सबसे साफ साफ से। पहला तरीका तो यह है कि उसको कोई लालच दे दिया जाए, और दूसरा तरीका कौन सा है कि जबरन कर दिया जाए। अब जबरन में तो देखिए कि आगे मुगल क्या करेंगे, मुगल यही
कांड तो करेंगे, वो जबरदस्ती सबका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, है ना, जबरदस्ती। हालांकि ये भी कम नहीं है, ये भी यही काम कर रहे हैं, बहुत अत्याचार लोगों पे कर रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं। अब व्यापारी देखिए कि व्यापार कर रहा है, अब व्यापार कर रहा है तो वहां से पैसा मिल रहा है, अब व्यापारी को मार के तो फायदा है नहीं है, तो इससे अच्छा है कि व्यापारी को अगर कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से कर लो। अब यहां पे जो व्यापारी थे वो अलग चालाक है ना, वो भी तेज बन रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जो है मान लो कि डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे, जैसे आज होता है ना कोई ओबीसी का नकली डॉक्यूमेंट बनवा के घूम रहा है, कोई एससी का, तो वो एक डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे कि भैया हमने इस्लाम को कबूल कर लिया। अगर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया तो भैया उन पे टैक्स कितना लगेगा, आधा टैक्स लगेगा। लो, हो गया खेल। कितना बढ़िया है, इतना आसान है कन्वर्ट करना, हो गया कन्वर्ट, और क्या चाहिए था। आज आप देखिए कि भारत के अंदर इतने सारे लोग जो हैं, पंजाब के अंदर ही देखिए क्रिश्चियंस बने जा रहे हैं। गरीब लोगों को कोई लालच दे दो, वो तो बन जाएगा, उसको क्या दिक्कत है। बात वो नहीं है कि वो किसी धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से करे, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन एक लालच के साथ या फिर जबरन किया जाए तो वो गलत बात है, वो तो नहीं भैया एक्सेप्टेबल है। तो ये देखिए, अब जो लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं हिंदूज के बारे में उल्टा बोल, ये देख लो, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, है ना। तो ये कोई गलत चीज तो नहीं बताई, सही तुम्हारे हक की बात कर दी, खुश हो गए हैं। तो ये जो है ये एक घटिया हरकत थी इसकी। और सिर्फ यही नहीं किया, इसने भी सोमनाथ के मंदिरों को लूटा और वहां पे उसको तोड़ने की कोशिश की, बिल्कुल किया इसने भी, है ना, गजनी वाला काम इसने भी किया। तो अल्टीमेटली बहुत ही कट्टर आदमी था और सिर्फ इस्लाम के ही वकील बन के ये रहा है, ये आपको समझना है। हालांकि इस्लाम में कहीं पे भी ये फालतू की चीजें नहीं सिखाई गई हैं, बट ये इनका अपना एम्बिशियस सपना है जिसको ये पूरा कर रहे हैं, और तलवार की नोक पे सब कुछ हो रहा है, जबरदस्ती, है ना, ये आप बोल सकते हैं। इसके अलावा ये तो मैंने बता ही दिया है कि हाँ, जो ये एक कर होता था, जैसे एक देखिए कि ज़कात होता है, सिर्फ यही कर की बात नहीं हो रही है, ये तो एक हो गया कि जो फार्मर्स हैं, लेकिन बाकी के लोगों से देखिए कि ज़कात जो है वो मुस्लिम से लिया जाएगा, ठीक है, ज़कात जो है वो मुस्लिम से लिया जाएगा। ज़कात की जैसे मान लो सपोज करो, अभी मैं पढ़ाऊंगा टैक्सेस के बारे में, मान लो कि सपोज करते हैं कि 5% है, तो मुस्लिम से जैसे ले लिया इसने 2.5 से 5% के आसपास, मैं पढ़ाऊंगा आगे, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। लेकिन वहीं पे हिंदू के ऊपर क्या लगा देगा, हिंदू के ऊपर लगा देगा जिजिया, और वो लगा देगा डबल, बोलेगा नहीं वो 5 दे रहे तो तुम 10 दो। तो इस तरीके से आप देखो कि शोषण हो रहा है अल्टीमेटली, और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये टैक्सीज का पूरा गेम चल रहा है। अभी बहुत सारे टैक्सीज ये लगाता है, ये मैंने हिंदी में लिख दिया, ये मैं बता दूंगा, है ना। तो टैक्सीज सिर्फ इतने ही नहीं लगाता है, यूजुअली ये क्या करता है, एक घराई टैक्स को इंट्रोड्यूस करता है, मैं बताऊंगा आगे, फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक तो घराई टैक्स होता है, यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ऑन की है, घर ऑन किया है, तो उस घर का जैसे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आज भी जैसे म्यूनसिपैलिटी में आपके घर वाले देते होंगे ना, है ना। और घराई के बाद है चराई। अगर आपने पशु रख रखे हैं, और क्योंकि बादशाह की ही सारी की सारी जमीन मानी जाएगी, तो तुम बादशाह की जमीन पे पशुओं को चरा रहे हो, ऐसे कैसे चरा रहे हो, तो टैक्स दो तुम, चराने का भी टैक्स हो जाएगा। फिर एक इसने लगाया जिजिया, जिजिया के बारे में मैंने बता दिया। फिर एक इसने लगाया ज़कात वाला भी, है ना। तो ये 4 मेन टैक्सेस हैं जो इसने लगाए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि टैक्सेस कई एग्जाम में ये बोला जाता है कि नहीं 3 ही लगाए हैं, है ना, कुछ जगह पे 4 बोला जाता है, बट मेन जो है इसके ये 4 तो है ही हैं। अभी मैं बाकी के टैक्सेस के बारे में भी डिस्कस करूंगा, अभी के लिए फिलहाल इनको रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मार्केट का जो पूरे का पूरा सिस्टम को कंट्रोल करना है, वहां पे जो है ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, उनको बनाते हैं दीवाने रियासत, ठीक है। एंड दे वर चूजन इन दी ऑफिस कॉल्ड शाहाना मंडी टू स्टैंडर्डाइज द मार्केट, ठीक है। तो ऑफिसर्स बाय द नेम, ऑफिसर्स का नाम हो गया दीवाना रियासत, और अगर ऑफिस का नाम बोलेंगे तो उनको बोलेंगे शाहाना मंडी, यानी इनकम टैक्स के अंदर इंस्पेक्टर, ऐसा मान लो, ठीक है भाई। फूड इंस्पेक्टर मान लो, मंडी के अंदर फूड इंस्पेक्टर, ये बना दिया। इसके बाद ही मेड श्योर ऑल द मर्चेंट्स इंटरेस्टेड इन द मार्केट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स इन शाहाना मंडी, यानी कि जितने भी व्यापारी हैं उनके ऊपर कंपल्शन है, एक भी बंदा जो है बिना बादशाह को बताए ट्रेड नहीं कर सकता। जैसे आज अगर आपको भारत के अंदर व्यापार करना है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी आप व्यापार कर सकते हो। और गवर्नमेंट, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो गवर्नमेंट को आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये एक तरीका है गवर्नमेंट का, है ना, आपको शिकंजे में लेने का। ऐसे ही इसने भी कर दिया कि भैया अगर तुम्हें मेरे देश के अंदर व्यापार करना है, मेरी लैंड पे व्यापार करना है, तो तुम्हें जो है शाहाना मंडी में आना पड़ेगा और यहां से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। वही वाला हो गया कि जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ऐसा समझ लो। फिर इसने और क्या क्या किया, आप देखिए कि स्टैंडिंग आर्मी वगैरह तो मैंने बता ही दिया कि आपने बनवाई थी। एक इसने जो है बहुत सारे मोनूमेंट्स भी बनवाए हैं, और ये है जैसे आप बोल सकते हैं अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया, सीधा सीधा बोल देना कि भैया अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। और एक पैलेस बनाया हजारों पिलर्स से बना हुआ, एक सीरी फोर्ट बनवा दिया, है ना, ये सब इसने ही बनवाए हैं। ये हिंदी में मैंने लिख दिया सारा।
तो अभी मैं करूंगा, थोड़ी सी और चीजें भी बताऊंगा इसके बारे में, बट अभी पहले एक फ्लो को टूटने नहीं देते, फ्लो को पूरे को समझ लेते कि चल क्या रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि अलाउद्दीन ने इतना कुछ किया और पूरे का पूरे एम्पायर को खड़ा किया, लेकिन आप देखिए कि जब आखिर में जो मलिक कफूर है वो बेशक से इसको सारे के सारे राजपाट को, राज्य को जीत के दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर इसके साथ रह भी रहा है, इसी के कमरे में पसरा रहता है ना, और मजे लूटते रहते हैं एक दूसरे के, तो इसको कहीं ना कहीं छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल पॉइजन भी देता रहता है और अल्टीमेटली एक दिन जो है इसको पूरे का पूरा मौका दे के मार देता है। ठीक है, तो जब इसकी डेथ होती है तो डेथ के बाद अब राजा का बेटा बैठेगा गद्दी पे, और वो कौन है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अब ये जो है जब बैठता है गद्दी पे, आप समझना तो वहां गद्दी पे बैठने के बाद जो है ये जो आपका मलिक कफूर है वो देखता है कि ये कैसे गद्दी पे बैठेगा। वो सन की है मलिक कफूर एक नंबर का, आपको ये समझना है। तो ये जो है मलिक कफूर जाता है वहां पे रात को ही, और गद्दी पे बैठे जो मुबारक शाह है उसको धर दबोचता है, और भैया वहां जाके मैं बता रहा हूं 4-5 घंटे मुबारक शाह को करता है बहुत ज्यादा टॉर्चर, यानी ये पागल हो जाता है, सक पका हो जाता है ना। तो वही हिजड़ों वाली हरकतें इसकी चल रही हैं, दिमाग से पैदल हो रखा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो जाके कहीं उसके नाखून निकाल रहा है, कहीं उसकी आंखें निकाल रहा है, कहीं दांत निकाल रहा है, अल्टीमेटली उसको मार नहीं रहा, धीरे 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 करके उसने 4-5 घंटे तो इसको टॉर्चर किया, पूरी अपनी अंदर की भड़ास निकाली है ना। तो आप समझो कि इसको जो है ऐसी सता के मौत दी कि सारी जगह खौफ का मंजर हो गया वहां पे। जितने भी नोबल थे सब डरने लगे कि भैया ये क्या हो रहा है। ये वो एग्जाम्पल सेट करना चाहता था, और 40 दिन के लिए ये आदमी गद्दी पे बैठता है जो मलिक कफूर है, आपको मैंने बताया मलिक मनी कह लीजिए मलिक कफूर। तो 40 दिन में इतना हाहाकार मचा देता है भैया कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। जितने भी कोई भी नोबल इसकी तरफ यूं आंख घूर के भी देखता था तो आंख निकलवा लेता था, कोई यूं भी हाथ खड़ा करता उसका हाथ काट देता था। तो इतना ज्यादा इसने दुष्टता की कि बाद में सब नोबल्स ने मिलके ना इसकी ऐसी की तैसी फेरी, इसको मारा है कॉन्स्पिरेसी से, तब जाके सारा का सारा मामला शांत हुआ है। नहीं तो भैया यही नहीं पता था कि आज तुम दरबार में गए हो तो तुम जिंदा लौटोगे या नहीं लौटोगे। बंदा 2 आंख के साथ दरबार में जा रहा है और वापस 1 आंख के साथ आ रहा है, 2 हाथ के साथ जा रहा है, 1 हाथ में वापस आ रहा है, 1 हाथ में अपना दूसरा हाथ लेके। तो कितना वियर्ड सा इसने कर दिया। तो इससे जो है बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए। कहते सर आपने ये कैजुअल थंबनेल क्यों लगाया? तुम्हारी हसरतें दिखाने के लिए लगाया है, इसीलिए लगा दिया मैंने, है ना। ज्यादा थंबनेल में क्या रखा है, मजे की बातें देखो तुम। तो वही है ना कि लोग मेरे को बोल रहे थे कि नहीं नहीं आप इनके राजाओं के बारे में कुछ नहीं बोलते। मैंने फोटो ही लगा दी राजा की, मैंने कहा ये लो, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग शौक है, आप क्या कर सकते हैं भाई। इसके बाद देखिए कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो है वो भी बैठता है गद्दी में 1320 के आसपास, लेकिन वो भी कुछ खास कर नहीं पाता है। और अगर कोई पूछ ले अलाउद्दीन की डेथ का तो 1316 के आसपास जो इसकी डेथ हो रही है। तो मोटा मोटा आप देखिए कि 1296 से 1316 तक जो है ये राज कर रहा है, और बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है। कितना हो गया ये, मोटा मोटा 20 साल के आसपास हो गया, और उसी में जो है इतनी तबाही क्रिएट करके रखता है। और ये सब जो है सक्सेसर्स ये दोनों तो वीक ही हैं, तो ये कोई खास कर नहीं पा रहे हैं, और अल्टीमेटली ये जो है लुढ़क जाते हैं। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा इसका जो राजपाट है, इसी का एक गवर्नर है अलाउद्दीन का, वो है घियासुद्दीन तुगलक, जो कि पंजाब का गवर्नर है उस टाइम पे। तो वो मौका देखता है और अल्टीमेटली वो यहाँ पे कब्जा कर लेता है दिल्ली पे, और वहां से जो है तुगलक एम्पायर की या तुगलक डायनेस्टी की जो है शुरुआत हो जाती है। तो वो सब मैंने यहाँ पे गाजी मलिक कह लीजिए, उसने अपने आपको टाइटल दे रखा था, या घियासुद्दीन तुगलक कह लीजिए, है ना। इसी का बेटा वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा जो पागल राजा है, उसके बारे में हम तुगलक एम्पायर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैंने ये आपको बता दिया है। तो इस तरीके से सारे का सारा खेल होता है। इसकी डेथ हो रही है 1316 में, ये भी मैंने बता दिया। तो अल्टीमेटली इसको आप ध्यान रखना कि ये पूछा गया था पेपर में कि ये जो गाजी मलिक है ये कहाँ का गवर्नर था, तो ये पंजाब का गवर्नर था। मेन गवर्नर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, गवर्नर कह लो, कमांडर कह लो, यानी कि वो एरिया उसके अंडर दे रखा था। ये आप हिंदी में देख लीजिएगा। आगे अब आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं, तो जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर आपको अलाउद्दीन के देखने को मिलते हैं, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अलाई दरवाजा, है ना, ये आप ध्यान रखना, और दूसरा है जमैयत खाना मस्जिद, ठीक है, जमैयत खाना मस्जिद, और एक इसने ईदगाह बनवाई थी रापड़ी में, ये भी याद रखना। ये 3 तो मेजर इंपॉर्टेंट हो गए, और भी हैं इसके, सिर्फ इतना ही नहीं है, तो बाकी के भी देख लेते हैं। हौज खास देखा आपने अभी, वहां पे पार्टियां पुटियां भी चल रही हैं आजकल, है ना। तो हौज खास हो गया, एक होगी चौर मीनार, 4 मीनार नहीं है, चौर मीनार ही है ये। फिर एक हो गया इसने सीरी फोर्ट बनवाया था एक, और अपने मंगोल से अपने आप को बचाने के लिए अपने पूरे के पूरे एम्पायर को सीरी किंगडम भी बनाई थी, और वहां पे किले भी इस तरीके से बनवाए थे कि भैया वो जो है डायरेक्ट हमला ना कर पाए। छोटे छोटे उसमें से जैसे वो होता है ना कि रोशनदान से छोड़ दिए, कि किसी को तीर छोड़ना हो तो तीर इजिली छोड़ सकते हैं, और उधर से तीर अब कहां से रोशनदान में लगेगा। तो इस तरीके से इसने पूरा सीरी फोर्ट को जो है डिजाइन करवाया था, और उसी को अपनी कैपिटल भी बना लिया था। एक अलाई मीनार अभी मैंने आपको
आपको दिखाई वो कुतुब मीनार के पास इसने बनवाई है, लेकिन ये इसको फिनिश नहीं कर पाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अलाई दरवाजा जो है कई बार पूछ लेता है कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, तो ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है अलाई दरवाजा। यही है क्या अलाई वाला? चलो यही होगा, रेड कलर का है तो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। ये पेपर में एक बार आ चुका है। और ये सारे के सारे अगर आपको देखने को मिलेंगे तो इंडो इस्लामिक है पूरे के पूरे आर्किटेक्चर, ठीक है, इंडो इस्लामिक। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। मार्केट कंट्रोल का मैंने बता दिया है। अच्छा, एक मैं चेहरा सिस्टम बताना आप लोग को भूल गया था। देखो, मैंने ये बताया था कि ये रिक्रूटमेंट कर रहा था सोल्जर्स की, तो उसमें क्या होता था, हर व्यक्ति का एक पूरी की पूरी आइडेंटिटी क्रिएट होती थी। जैसे आज आपका आधार कार्ड क्रिएट हो गया, तो जब लोगों की सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट करता था तो उनका पूरा का पूरा जो चेहरा सिस्टम है ना, यानी कि पूरा का पूरा विवरण होता था कि ये आदमी ये है, इसका ये नाम है, ये यहाँ से है, पूरा का पूरा एक प्रॉपर जो है क्रिएशन होता था, ताकि कल को कभी भी वेरीफाई करना हो तो सरकार यानी कि इसके पास जो सेंटर के पास पूरा का पूरा रहे उसका डेटा। जैसे आज अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, ऐसे ही इसके बाद हर व्यक्ति का जो है एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता था। दूसरा रहा दाग वाला सिस्टम, तो मैंने वो घोड़ों के ऊपर वो जो लगाता था वो मैंने बता दिया। इसके अलावा हुलिया वाला सिस्टम भी मैं बता देता हूं। हुलिया में क्या होता था कि इससे पहले जितनी भी आर्मी होती थी उनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं होती थी, है ना। आज आप देखिए भारत की जो मिलिट्री है उनकी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है, नेवी की अलग है और थल सेना की अलग है ना, जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं उनकी अलग है, बीएसएफ की अलग है, सीएसएफ की अलग है, पुलिस की अलग है। तो इसने क्या बोला कि भैया जब मैं इतना ऑर्गेनाइज कर रहा हूं आर्मी को तो मेरे लोग मेरे को पहचान पाए। इसने प्रॉपर एक घोड़ों की तो पहचान हो ही रही है ना, कि ये जो है खिलजी के घोड़े हैं, लेकिन साथ में जो है हुलिया की भी पहचान हो रही है और उनकी ड्रेस की भी हो रही है, यानी कि जो है सब लोग यही ड्रेस पहनेंगे जिससे कि पता लग जाए कि ये हम हैं, ठीक है। नहीं तो पता ही नहीं लगेगा दो लोग लड़ रहे हैं नॉर्मल अपने कैजुअल कपड़ों में लड़ रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये मेरा बंदा है कि उसका बंदा है? ये पता लग पाएगा? अब हर बंदा सबको जानता है अपने गांव में, ऐसा जरूरी नहीं है पूरी पूरी रियासत में। तो इस वजह से ये दिक्कत क्रिएट हो रही थी। इसने भैया ये बहुत तगड़ा काम किया कि सबकी ड्रेस सेम कर दी, जिससे पता लग जाए कि हाँ हम जो है एक ही जैसे हैं। अच्छा हाँ, एक खराज टैक्स जो है, ये मैंने अभी आपको टैक्सेस का बताया था। एक तो इसका घराई हो गया, एक चराई हो गया, ठीक है, और मेन एक जिजिया हो गया। और जक़ात जो है, जक़ात वैसे मैं बताऊं तो पहले से ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि जक़ात यहीं पे ही मेन आ रहा है। तो जिजिया है, ये आप ध्यान रखना मेन इसका टैक्स, और एक है खराज। ये है इसके 4 टैक्स, ठीक है, खराज। ये 4 टैक्स हैं, ये ध्यान रखना, ये 4 टैक्सेस हैं इसके। हालांकि कुछ पेपरों में जो है क्वेश्चन आया था तो उसमें 3 टैक्स लिखा हुआ था। अब उसका मैं क्या बोलूँ, या तो उन्होंने घराई चराई को एक ही ले लिया होगा, ये कारण एक हो सकता है। बट आपको ये याद रखना कि ये 4 मेन टैक्स हैं। मैं वहाँ पे भी ठीक कर देता हूँ पीछे भी, नहीं तो आपके पास गलत जाएगा, ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे खराज आएगा। मेरे को लग ही रहा था कि कुछ अलग लिख दिया है। चलो ठीक है भाई, ये 4 टैक्सेस इसके मेन है जो खिलजी ने खुद इंट्रोड्यूस किए थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पहला ऐसा सुल्तान था जिसने क्या किया, रिलीजन को जो है पॉलिटिक्स से अलग कर दिया। बोल दिया कि ये रिलीजन अलग सिस्टम और पॉलिटिक्स अलग सिस्टम है, दोनों को घुसा के मत चलाओ, दोनों को अलग कर दिया। मैंने बोला ना कि जो लैंड डोनेशन वगैरह भी रहती थी धर्म के नाम पे, वो भी बंद कर दी, सब चीजें इसने डिफरेंट कर दी एकदम से, है ना। और इसने ये बहुत कई बार पेपर में आता है कि इसने एक शब्द बोले थे, किंगशिप नोज नो किंगशिप, है ना। ये उल्टा लिख दिया है, नोज नो किंगशिप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राजा का कोई भी दोस्त नहीं होता है। किन का मतलब होता है रिश्तेदार, है ना, और किंग का कोई भी दोस्त या रिश्तेदार नहीं होता है, राजा अकेला ही होता है। राजा को कोई भी लुढ़का सकता है, राजा किसी पे विश्वास नहीं कर सकता है ना। हो सकता है उसका वजीर ही उसको लुढ़का दे, और ये तो हम देखते ही आ रहे हैं कि कोई किसी को भी लुढ़का रहा है ना। बाप बेटे को लुढ़का रहा है, बेटा बाप को लुढ़का रहा है, आगे भी चलेगा यही वाला काम। तो भाई भाई को लुढ़का रहा है, तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहां पे इसीलिए इसने बोला किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी कि राजा का कोई दोस्त नहीं होता। ये पेपर में आ सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक राइटर हुए जियाउद्दीन बरानी, इन्होंने एक किताब लिखी है तारीख फिरोजशाही, ये आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने तारीख फिरोजशाही लिखी है, तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया। अगर कभी पेपर में आ जाए तो आप बता सकते हैं। एक इन्हीं के टाइम में आपने अगर मूवी देखी होगी पद्मावत वाली, तो आपने वो मूवी में देखा होगा कि अमीर खुसरो होता है, वो जो शायरी से सुना रहे होते हैं और ये उसको वाह 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 कर रहे होते हैं। अगर आपने मूवी देखी तो वहां से भी आपको मैं बता दूं, वो आदमी था चाटुकार इसका अमीर खुसरो, ठीक है। और एक मीर हसन दहलवी भी जो है इसी का ही कोर्ट पोएट था। तो इसके 2 कोर्ट पोएट हो गए मेन, दोनों का मैंने आपको बता दिया है। ये अमीर खुसरो तो बहुत ही फेमस है, इसको तूतिया हिंद भी बोलते हैं। तूतिया बोला है मैंने, चू नहीं बोला, तू बोला है। प्लीज यार उल्टा पुल्टा मत समझना, है ना, यहां पे अलग ही करैक्टर है। हाँ भाई डाल रहे हैं, क्या बोले, बट गर्मी नहीं है साग में।
चलो डाल देंगे भाई, डाल देंगे, शांति रखो, तुम इधर पढ़ तो लो, पढ़ाई की तरफ ध्यान कम रहता है और उल्टी पुल्टी चीजों। अब बोल दिया यार, सेम ही स्पैम करते रहेंगे, नहीं हटेंगे ये, बार बार मैंने बोल दिया, फिर वही हरकत कर, बोल दिया भाई करवा देंगे करवा देंगे, मैं ही लुढ़क जाऊंगा इसके बाद तो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया है, ये क्वेश्चन आया है पेपर में, इसको करेक्ट कर लेना, ये मैंने करेक्ट कर ही दिया है, ठीक है, ये आया है पेपर में। इसके बाद तूतिए हिंद किसको बोला है इसने, यानी पैरेट ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे के पूरे देश का पैरेट जिसको बोला, तूतिए हिंद, पैरेट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को बोला है। बहुत चाटुकार था और ये आगे तक रहेगा ये आदमी, है ना, ये अभी तक नहीं है, ये हंस रहे हैं मजे से, है ना। किस बात पे, तूतिया वाली बात पे हंसे हो क्या, तू तक तूतिया तूतिया तूतिया, वही वाली बात पे हंस रहे होंगे। चलो, तो कुल मिला के ये आदमी जो है जैसे जैसे बादशाह बदलते जाएंगे ये उनकी तारीफों के पुल बांधता जाएगा। ये बहुत अपॉर्चुनिस्टिक आदमी है ना, जैसे ही बादशाह बदला वही वाले शेर जो है ये अगले वाले को सुना देगा, अगले वाला खुश होकर इसको पैसे दे रहा है, फिर ये वाला लुढ़का ये वही शेर और अगले वाले को सुनाएगा, यानी इसने भी काटा है सबका और ये भी कटवा भी रहे हैं, ये देखो सबसे बड़ी बात तो इनकी। चलो ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद दीवाने मुस्तक राज पोस्ट अगर कोई पूछ ले किसने क्रिएट की थी, तो ये रेवेन्यू की कलेक्शन के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, पूरा का पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक पोस्ट जो है अलाउद्दीन ने क्रिएट की थी। ये पेपर में आ सकता है, हो सकता आया भी हो, दीवाने मुस्तक राज, ठीक है। अब देखिए कि पूरा का पूरा जो मार्केट को रेगुलेशन करना था, तो मार्केट को 4 कमोडिटी के हिसाब पे इसने पूरी मार्केट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे एक होगी फूड की मार्केट, वहां पे पूरा का पूरा शाहनाए मंडी बना दिया, तो यहां पे रजिस्टर करवाएंगे फूड वाले पूरे का पूरा। एक बना दी कपड़ों वाली मार्केट जिसको सराय अदल कहते हैं, सराय अदल, है ना। एक होगी हॉर्सेस और स्लेव्स की, पूरा एक होगी हॉर्सेस की और कैटल्स की, स्लेव्स की, और एक होगी मिसलेनियस कमोडिटीज की, ठीक है। तो कुल मिला के जो बच गई वो मिसलेनियस में डाल दी। तो ये 4 मार्केट जो है भाई ने क्रिएट कर दी ताकि उनको रेगुलेट कर पाए, कंट्रोल कर पाए उनके प्राइसेस को, और इसके पास खुद के पास ज्यादा जो है पैसे रहे। इसके अलावा इसको पूरे को रेगुलेट करने के लिए किसकी जिम्मेदारी थी, जबाबित या जबीता की थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना अगर पेपर में पूछ लिया जाए आपसे। इसके बाद 2 ऑफिसर रखे हैं, दीवाने रियासत, वो मैंने बता ही दिया है। और अगर ये तो हो गया जो मर्चेंट्स को रजिस्टर करेगा, और दूसरा जो मंडी को कंट्रोल करेगा वो शाहनाए मंडी हो गया, शाहनाए मंडी, ठीक है। और ठीक है, युलुक खान, मलिक काबुल युलुक खान को जो है शाहनाए मंडी बनाता है। अगर पेपर में कभी आ गया तो आप बता देना, कोई इतना जरूरी नहीं है, अगर बाई चांस आया तो बता देना, ठीक है। हाँ, बरीद्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये इंटेलिजेंस थी उसकी, तो मैं फटाफट से बस सब रिवाइज ही हो रहा है, लगभग चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं। तो इंटेलिजेंस वाले हो गए, और जो सिपाही जो स्पाई होते थे, दूसरे जासूस होते थे, ये तो मार्केट को पूरा का पूरा देखने वाले हो गए। एक जो नॉर्मल होते थे उनको बोलते थे मुनय्यंस, मुनय्यंस भी किसको बोलते थे, जासूसों को ही बोलते थे। इसके बाद मंगोल्स को इसने 12 बार डिफीट किया है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। कई बार पूछ सकता है कि भैया मंगोल्स को जो डिफीट किया, सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ है वो रावी नदी के किनारे पे हुआ है, क्योंकि मंगोल जो है वो पंजाब के एरिया के तरफ से ही हमला कर रहे हैं, ठीक है, खैबर पास वाले एरिया से। और ये देखो, चाहे आप बठिंडा कह लो, सुनाम कह लो, या फिर लाहौर वाली साइड कह लो, है ना, पाकिस्तान वाला एरिया कह लो, सारा पंजाब का ही एक तरह से। तो उसी साइड से जो है रावी नदी के किनारे पे जब मंगोल्स का इनसे युद्ध हुआ है, तो 1306 के अंदर युद्ध हुआ है। और इसका जो कमांडर है यहाँ पे वो कौन है, जफर खान, युलुक खान। और ये जो हैं ये पूरा का पूरा युद्ध लड़ते हैं। और इस टाइम पे देखिए कि इसका मलिक कफूर नाम का स्लेव भी है, ठीक है। ये 3 एक तरह से जहाँ पे मेन इसके कमांडर है जो युद्ध लड़ रहे हैं और उसको जो मंगोल्स को हरा रहे हैं, तो बट नाम तो बादशाह का ही होगा, वही वाली बात है। इसके बाद ये और बहुत सारे बैटल्स हैं जो मंगोल्स के साथ इसने अलग अलग जगह पे, ये अलाउद्दीन है, ठीक है, अलाउद्दीन, तो इसने मंगोल्स के साथ बहुत सारे बैटल लड़े, तो वो सब बता रखा है। तो 12 बार हुआ है, तो इतने बैटल याद रखने की जरूरत नहीं है, रावी वाला याद रख लेना। और इंपॉर्टेंट बैटल्स में 1292 का मालवा के अंदर गया था, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जिसमें ये उज्जैन में गया, वहां पे रेड मारी, उज्जैन के मंदिरों को लूटा। उसके बाद जो है हिंदू टेम्पल्स जितने भी आसपास दिखे वहां पे भी लूट मचाई। तो पेपर में एक बार आया था कि उज्जैन के मंदिर को किसने लूटा था, तो इसी ने लूटा था। और अगर कोई सोमनाथ के टेम्पल को तोड़ने वगैरह की बात करेगा, अगर तो पहला तो ऑप्शन है गजनी, अगर गजनी नहीं होगा तो फिर इसका नाम मार्क कर देना। फिर 1296 में देवगिरी पे हमला करता है। मैंने बता दिया था कि पहली बार जब साउथ में जा रहा है तो कौन सा बादशाह जा रहा है, यही जा रहा है, ये अगर कोई पूछ ले पेपर में तो बता सकते हैं। और वहीं से सारी की सारी लूट पाट करके आता है और उसी पैसे से जो है तख्ता भी पलट करता है। फिर 1299 में गुजरात पे हमला कर रहा है अलाउद्दीन, है ना। और बेसिकली खुद नहीं जा रहा है गुजरात में, किस पे को भेज रहा है, युलुक खान और नुसरत खान को भेज रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और गुजरात में जो किसको डिफीट कर रहा है, कई बार पेपर में ये भी आ जाता है। तो यहां पे बैठे हैं वघेला किंग करण, ठीक है, करण 1 होगा ये शायद, करण 1, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ये बैठे हैं और इनकी ही वाइफ जो है उसको ये कैप्चर कर लेते हैं, ये जो दोनों हैं नुसरत और युलुक जो है। तो वघेला क्वीन कमला देवी को जो है यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है बाय स्लेव मलिक कफूर, ठीक है। तो ये जितने भी तीनों लोग जा रहे हैं ये अल्टीमेटली यहाँ पे उसको कैप्चर करें, ये आप ध्यान रख लेना। अच्छा ठीक है, ये नुसरत खान जो है ये दोनों को ही ये एक्चुअली ऐसे ना क्या कर रहे हैं ये टीम वाले, इनको मैं समझाता हूँ, आज इनकी क्लास लेता हूँ, ठीक है। तो नुसरत खान ने जो है इनकी जो रानी है, करण की रानी है जो, और यहीं पे जो है ये स्लेव है मलिक कफूर, यहाँ पे इन दोनों को ये गुजरात के अंदर ही इनको कैप्चर किया जाता है, वो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। हाँ, 1301 में रणथंबोर का बैटल होता है। रणथंबोर में किसको भेज रहा है? युलुक खान को भेज रहा है, ठीक है, और नुसरत खान को भी। अब यहाँ पे जो है किंग बैठा होता है हमीर देव, और हमीर देव को भैया काफी टॉर्चर वगैरह किया जाता है, साल भर के लिए कैद भी किया जाता है, उसके बाद मार दिया जाता है। और आफ्टर द डिफीट ऑफ हमीर देव तो यहाँ पे जौहर भी होती है, ऐसा भी बोला गया है। बट जो भी है यहाँ पे आपको समझना, ये पेपर में आया था एक बार पेपर में क्वेश्चन कि किसको हराया था, तो ये आ चुका है, हैशटैग इंपॉर्टेंट इसीलिए लगा दिया है। अब इसके बाद जो है बहुत फेमस बैटल है, ये है 1303 का चित्तौड़गढ़ का फोर्ट का बैटल, ठीक है। अब ये वही बैटल है जो आपने मूवी के अंदर देखा है, यही है वो मूवी वाला बैटल जिसके अंदर जो है वो पद्मावती वाली कहानी है ना। तो ये राणा रतन सिंह है यहाँ पे, ठीक है। तो वो शाहिद कपूर वाला कैरेक्टर देखा होगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो पद्मावती की जो खूबसूरती वगैरह है उसको देख के ये मोहित हो गया था, उसको अपने जनान खाने में रखना चाहता था, और बाद में जो है उसको हासिल नहीं कर पाया था। मलिक मोहम्मद जैसी ने ऐसा अपनी किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो ये सब उस किताब का हवाला है। तो बट बहुत सारे इतिहासकार इसको गलत भी मानते हैं, बट वट एवर इज द रीजन, अगर ठीक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्वेश्चन आएगा तो अपन मार्क कर देंगे, क्योंकि मूवी बन रखी है इसी कंसेप्ट के ऊपर पूरा, तो चित्तौड़ के ऊपर हमला हुआ है, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ी जौहर होती है, तो वो आपने मूवी के अंदर देखा ही है कि पद्मावती वाली मूवी में कि भाई जौहर में क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि ये एक काम कर रहा है, मैंने आपको इसके एक सन के बारे में बोला था, खिजर खान के बारे में। तो ये पूरा का पूरा एरिया जीतने के बाद यहाँ पे जो है खिजराबाद जो है एक नया शहर बना देता है, खिजराबाद, ठीक है। तो कोई पूछे पेपर में कि जब सिटी खिजराबाद है ये कहाँ पे जीतने के बाद बना रहा है, तो चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने के बाद बना रहा है, और यहाँ पे अपने सन जो है खिजरा खान के जो है हाथ सारा का सारा ये सौंप देता है। तो ये जो है इसका पूरा वो हो गया दोनों बैटल। 1305 में ये देखो, बादशाह बनने के बाद मैंने बोला था कि मालवा पे वापस से दोबारा से भी आक्रमण करता है, तो मालवा पे फिर से हमला करता है, और यहाँ पे जनरल अयान अल मुल्क जो है वो डिफीट करते हैं किसको? महाकाल देव और उसके मिनिस्टर गोगा को। तो ये अगर पेपर में पूछा जाए ये बता देना। फिर 1306 से 7 में फिर देवगिरी पे हमला कर रहा है मलिक कफूर, और यही जो हमला है किसके साथ हो रहा है? लड़ाई रामचंद्र देव यादव के साथ हो रही है, और अलाउद्दीन जो है उसको किल नहीं करता है, उल्टा दिल्ली में बुलाता है और उसको एक टाइटल देता है राय रैयाना का, राय रैयाना, किंग ऑफ किंग्स का, यानी कि नहीं मारना चाह रहा है, कंट्रोल में रखना चाह रहा है, बस ये आप समझ सकते हैं। तो अगर वो उसकी प्रभुत्ता को स्वीकार कर लेगा तो क्यों फालतू की चीज करनी है, तो मारता नहीं है, ये आप ध्यान रखना। लेकिन उसकी डेथ के बाद जो उसका बेटा है शंकर देव, वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं मैं खिलजियों के परचम के नीचे नहीं रहूंगा, तब जाके मलिक कफूर को भेजा जाता है, और मलिक कफूर जो उसके बेटे शंकर देव को जो है मार देता है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद 308 का जो है सिवाना वाला बैटल है। अब इसमें जो है अलाउद्दीन जनरल के तौर पे किसको भेज रहा है, ये पेपर में अगर पूछे तो मलिक कमल अल दीन को जो है ये यहाँ पे भेज रहा है, और यहाँ का राजा कौन है? शीतल देव है। तो अगर कोई पूछे कि किसको हराया था, तो इसने मलिक कमल दीन ने आके शीतल देव को हराया था। और यही जो है आप देखिए, ये भी ध्यान रखना कि किंग ऑफ जलोड़ कान्हा देव जो है इसने इसकी मदद की थी एक्चुअली में, ये देखना, इसने जो है शीतल देव की हेल्प के लिए यहाँ पे इसको भेजा था, अपनी सेना को भेज दिया था जलोड़ के राजा ने। अब इसी चक्कर में जो है जलोड़ भी यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे ये, क्योंकि ये जो है बंदा उसकी हेल्प कर रहा है, तो इसको भी क्रश करेंगे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पूरे कॉन्क्वेस्ट के बाद जो है सिवाना का जो नाम है ये खैराबाद रख देते हैं, अगर कोई पूछ ले तो सिवाना का ही नाम खैराबाद रखा गया। 1308 में जो है वारंगल या फिर तेलंगाना को कैप्चर करता है। मैंने अभी आपको बताया भी तो थोड़ी देर पहले, ककातिया रूलर वहां पे प्रताप रुद्र बैठा हुआ है। ये पूरी कहानी अभी मैं समझा के आया हूँ। उसने अपनी सोने की मूर्ति ही भेज दी थी, और पहले ही उनकी प्रभुता को जो है स्वीकार कर लिया था कि मैं तो आप ही का बंदा हूं, मेरे को तो छोड़ ही दीजिए। वो सारा हम ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं। ये तो मैं वो सारी चीजें लिख रहा हूं जो पेपर में आ सकती हैं। मैंने ये लिखित रूप में, कहानी तो मैं पूरी बता ही चुका हूं आप लोगों को, है ना। तो ये लिखित रूप में वो सारी कहानी है। और कोहिनूर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि यही जो है, यहीं से जो है अलाउद्दीन के पास जाता है, ठीक है। आगे वो गोल गोल घूमता रहता है कोहिनूर, और एंड में अंग्रेजों के पास जाता है। आज एलिजाबेथ उसको बांधती है, एलिजाबेथ है जो भी बेथ है, ठीक है। चलो 1310 में द्वार समुद्रा का जो है पूरा का पूरा, द्वार समुद्रा कहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, शायद ये नहीं मैंने बताया था, वापस से मैप पे लेके चलता हूँ, मैं दिखा देता हूँ द्वार समुद्रा, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, कोई बात नहीं।
ये रहा, ठीक है। तो दिल्ली से जो है सेना द्वार समुद्रा के लिए भेज देता है, ये रहा द्वार समुद्रा, यानी साउथ में ही एक तरह से आप समझिए कि है। और द्वार समुद्रा का बैटल जो है 1310 में हो रहा है। यहाँ पे होयसला का राजा जो है वो है वीर बल्लाल थ्री। अब ये वीर बल्लाल थ्री जो है अग्री कर जाता है कि भैया मेरे को बख्श दो, मेरे को छोड़ दो, मैं कौन ही कुछ करता था, मैं हर साल तुम्हें ट्रिब्यूट दिया करूंगा, मोटा मोटा बात है ट्रिब्यूट देने का कि टैक्स दूंगा, ठीक है भाई। अब 1311 में आप देखिए कि साउथ के अंदर आप देखो कि अभी पांड्याज मौजूद है, और मदुरई किसकी कैपिटल थी? पांड्यों की कैपिटल थी। आपको याद आया पांड्यों वाला, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। और पांड्यों ने देखिए कि चोलास का आखिर में नाश किया। आप याद करिए वो समय को, है ना, 1100 के आसपास चोलास हैं, उनका नाश कर रहे हैं, फिर खुद पांड्या वहां पे कैप्चर कर रहे हैं बहुत बड़े एरिया को। तो वहां देखिए कि जो है मलिक कफूर पांड्यों को भी हराने जा रहा है, वहां पे किसको? वीर पांड्या को हरा देता है ना। और वहां पे देखिए कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा था एक्चुअली में बिटवीन सुंदर पांड्या और वीर पांड्या। तो अल्टीमेटली सुंदर पांड्या की हेल्प से जो है वीर पांड्या को हरा दिया जाता है, ये आपने समझना है। और एक्चुअली में ये सुंदर पांड्या ही है जो उससे असिस्टेंस ले रहा है एक तरह से, है ना, हेल्प ले रहा है मलिक कफूर से, और ये तख्ता पलटना चाह रहा है। मुद्दे की बात यह है। तो सुंदर पांड्या की हेल्प से वीर पांड्या को हरा दिया जाता है। यहाँ पे अगर कोई पेपर में पूछे तो यही पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। और यहाँ पे अगेन जो है दिल्ली सल्तनत की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर लेता है पांड्या साम्राज्य भी। क्यों कर लेता है? क्योंकि भैया वहां का ही एक दुष्ट व्यक्ति जो है ये काम कर रहा है, मदद कर रहा है बाहर वालों की, घर का भेदी लंका ढाए। तो वही वाली बात है, ये विभीषण मिल गया उनको तो उन्होंने कर दिया खेल। चलो फिर 1311 में जो है जलोड़ का बैटल होता है। मैंने बोला था ना ये जलोड़ वाले जो है पिछले वाले खैराबाद वाले राजा की हेल्प करने गए थे। अब ये जो है ये भी रगड़े जाएंगे क्योंकि इन्होंने हेल्प की थी, तो इनसे भी बदल लिया जाएगा। और यहां पे देखिए कि चाहमना किंग जो है कान्हा देव, उसके साथ जो चाहमना किंगडम किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान वाली चाहमना किंगडम होगी, है ना। तो यहाँ पे उसी का कोई वंशज होगा यहाँ तो, कि कान्हा देव जो है उनके साथ जो है इसकी मलिक कफूर की अगेन लड़ाई होती है ना। मलिक कफूर और मलिक कफूर क्या ना, मलिक कमल अल दीन की, ठीक है। तो कमल अल दीन की 1305 के आसपास लड़ाई होती है और 1300 ये लंबी चलती है ना, चलती रहती है। 1314 के अंदर जो है जलोड़ जो है एक तरह से अपना जो पूरा का पूरा बैटल हार जाता है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो 1311 से मेजर लड़ाई शुरू हो रही है और 1314 तक वो मेजर लड़ाई चलेगी। हालांकि इनके ऊपर जो है सारा का सारा खेल जो है 1305 से ही शुरू हो गया था, ऐसा आपको समझना है। तो 1311 वाली लड़ाई खत्म कब हो रही है? 1314 में हो रही है, ये आपको समझना है। चलिए अब फटाफट से जो है मैंने देखो पूरा ब्रीफ आउट कर दिया, सब समझा भी दिया है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अब ऑलमोस्ट जो है मैं खत्म करने वाला हूं। चलो अब इधर फटाफट से उत्तर दो। द फर्स्ट साउदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307-8 वॉज लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो ये जो है पहली साउथ में कैंपेन कहां पे की थी? मैंने आपको 10 बार तो आज सेशन में बताया कि देवगिरी में की थी, देवगिरी में की थी। कितनी बार पूछोगे मुझसे? जफर खान वॉज फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो जफर खान जो है किसका जनरल था भाई? तो बताया तो आज आपको मैंने, जफर खान के बारे में बता दिया, युलुक खान के बारे में बता दिया, नुसरत खान के बारे में बता दिया, मलिक अल कमलदीन के बारे में बता दिया, मलिक कफूर के बारे में बता दिया। यही तो 4-5 इसी के जनरल हैं, तो यही तो आएगा और पेपर में, और क्या आ जाएगा? फिर ये तो जफर खान वाला तो वही हो गया है ना, ठीक है, ये तो अलाउद्दीन ही हो गया। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स फ्रेम्ड अ सीरीज ऑफ रेगुलेशन टू वीकन द पावर ऑफ नोबल्स। मैंने बोला ना कि उसने रेगुलेशंस लगा दी थी कि एक आदमी के पास सारी पावर नहीं रहेगी, अलग अलग लोगों को पूरी की पूरी पावर डिवाइड कर देंगे तो अपने लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही तो किया है भाई साहब। ये पूरी की पूरी मंडियों को तक को कंट्रोल कर लिया इसने, सारे व्यापारियों को अपने शिकंजे में ले लिया, सारे नोबल्स को ले लिया। हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट्स ऑफ सल्तनत पीरियड इन इंडिया पॉपुलराइज्ड कवाली, ए फॉर्म ऑफ म्यूजिक विच डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द अरेबिक वर्ड क्वाल मीनिंग टू स्पीक। तो कवाली किसके टाइम की है? तो अमीर खुसरो के टाइम की है ना। अभी तूतिया हिंद की बात की थी तो इसी ने कवाली शुरू की थी, आप ध्यान रखिएगा, पैरेट ऑफ इंडिया कह लीजिए इसको। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्लेव जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु लेड हिज आर्मी इन द बैटल अगेंस्ट रामचंद्र ऑफ देवगिरी। देवगिरी के राजा रामचंद्र के अगेंस्ट जो है कौन गया था बैटल में? तो मैंने आपको 10 बार तो बता दी कि साउथ की कैंपेन में किसको भेज रहा था? मलिक कफूर को ही तो भेज रहा था। ये राम मलिक कफूर बोल दे या मलिक मनी बोल दे, एक ही बात है। मलिक मनी बोल दे या 1000 दिनारी बोल दे, एक ही बात हो जाएगी। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड हुलिया एंड कैश पेमेंट। तो किसने किया था कि कैश में ही मेरे को जो है टैक्स दोगे तुम, मेरे को काइंड में टैक्स नहीं चाहिए, लेबर की फॉर्म में नहीं चाहिए। और दाग और हुलिया सिस्टम भी किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चेहरा सिस्टम भी कई बार लिखा जाता है, तो चेहरा सिस्टम भी इसी ने किया था, आइडेंटिटी पूरी की पूरी सोल्जर की क्रिएट करने के लिए। ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजीज, लिख देता हूं मैं कहीं चेहरा भी, है ना, चेहरा भी अगर आए तो आप बता देना ये इसी ने किया है, ये आप ध्यान रखना।
ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रेन द क्लॉथ मार्केट वाज नोन एज, तो क्लॉथ मार्केट को क्या बोलते थे भाई, अभी तो बताया सराय अदल, ठीक है सराय आएगा, सराय अदल लिख देता हूं, सराय अदल। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो लोग अलाउद्दीन खिलजी मार्क कर देते हैं या अली गुरशाह मार्क कर देते हैं, भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, चचा वाला चचा जान, कहां है जलालुद्दीन, ये रहा, ठीक है भाई। विच मोन्यूमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली हैज द यूटिलाइजेशन ऑफ रेड सैंडस्टोन, तो आज ही तो मैंने बताया कि अलाई दरवाजा रेड सैंडस्टोन का बन रखा है, तो ये अलाई दरवाजा जो है रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। Which officer under Alauddin Khilji was required to maintain a register of merchants to ensure an adequate supply of goods? तो मर्चेंट्स का पूरा रजिस्टर, व्यापारियों का रजिस्टर कौन मेंटेन करता है, शाहाना मंडी करता है। आज मैंने बताया भी और वहां पे साफ शब्दों में ब्रैकेट के अंदर लिखा भी था कि ये जो है पूरे का पूरे मर्चेंट्स के डेटा को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये बता तो दिया, अब कितनी बार बताऊं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रूलर प्रीडिसेसर इनकरेक्ट या करेक्ट अबाउट द दिल्ली सल्तनत, ठीक है करेक्ट पूछ रहा है तो देख लेते हैं, इसमें बच्चे की गलती हो सकती है, मैं बताता हूं इसने पूछा क्या है, आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रूलर प्रीडिसेसर, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ नहीं आया तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे, आप दो उत्तर में कंफ्यूज हो जाओगे, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ये आपको थोड़ा सा भैया ऐसा है कि दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को समझने में। कई बार बच्चा जो है ये भी मार्क कर सकता है क्योंकि उसको लगता है कि जलालुद्दीन पहले आया फिर अलाउद्दीन आया तो कहानी खत्म होगी, लेकिन वो क्वेश्चन को तो पढ़ ही नहीं रहा है। ये बोले विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रूलर प्रीडिसेसर, रूलर और प्रीडिसेसर, समझो इस चीज को, यानी पहले आपको रूलर अभी का लिखना है, उसके बाद प्रीडिसेसर उसका पुराना लिखना है। तो आप मेरे को बताओ कि उल्टा पूछ रहा है वो, अब ध्यान दीजिए, ये अभी का रूलर और ये उसका पिछला, ये है अभी का और ये पिछला। कई बार लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कि नहीं वो इसी को मार्क कर देंगे, जलालुद्दीन पहले आया फाउंडर हो गया फिर अलाउद्दीन हो गया। ये बहुत सारे बच्चों ने उस टाइम पे गलत किया था, लेकिन आपको मैंने तरीका बता दिया, सिली मिस्टेक हो सकती है। ये ठीक करने का तरीका यही है कि पहला रूलर अभी एग्जैक्ट इस वक्त रूलर अलाउद्दीन खिलजी और इससे पिछला जो है वो कौन था, जलालुद्दीन था। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ये हो गया करंट में और ये हो गया अर्लियर वाले में, पहले वाला, ठीक है। तो इसमें गलती हो सकती थी, ये मैंने आपको सुधार दी, यहीं पे गलती। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज पैरेट ऑफ हिंद कह लीजिए, पैरेट ऑफ इंडिया कह लीजिए या फिर तूतिए हिंद कह लीजिए, ये जो है अमीर खुसरो है भाई। तो कुल मिला के यही इसके सवाल बनते हैं मेरे हिसाब से। तो हाँ, सब कुछ हमने कवर कर लिया आज के सेशन में, ठीक है भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा मैंने आज के सेशन में कवर करवा दिया है। इसके अलावा आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारा डेटा जो है इन किताबों में दिया। ये 2 हिंदी की किताब है, ये 2 इंग्लिश की किताब है और बढ़िया तरीके से मैंने सारे नोट्स इसमें बना दिए हैं। आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारी चीज़ें आप पढ़ोगे या उसको क्या बनाओगे। ये देखो आप, ये देखो, ये रहा अलाउद्दीन खिलजी और इसके बारे में पूरी चीजें लिख दिया। हैशटैग इंपॉर्टेंट इसलिए लगा दिया कि आपको पता लग जाए कि ये प्रीवियस ईयर में पेपर में आ रखे हैं क्वेश्चन। इधर तुगलक्स हो गया, ये हो गया, खिलजी हो गया, सारा मैंने डिटेल में जितनी भी चीजें आपकी बन सकती है। ये देखो फिरोज खिलजी हो गया, ये रहा फिरोज खिलजी। तो कुल मिला के मैंने पूरा इसके अंदर बना दिया है, आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है आप लोग के लिए। बस इतना पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जोर मैंने पूरा लगा रखा है, बहुत मेहनत लग रही है एक एक सेशन के अंदर। आप देख रहे होंगे कि छोटे सेशन नहीं है, इनको मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं। इतना तो यूपीएससी वाले को नहीं कोई ढंग से पढ़ाता जितना मैं आप लोगों को पढ़ाया जा रहा हूं, है ना। तो मुझे बस इतनी सपोर्ट चाहिए कि आप लोग प्लीज शेयर कर दिया करो वीडियो को और लाइक कर दिया करो और 10 लोगों को बता दिया करो यार, अपने अगल बगल के दोस्तों को बताओ ताकि उनको पता लगे। और जितने भी लोग हो भाई, ये सारे कंटेंट को देखते रहो, बाद में फिर मैं कभी प्राइवेट कर देता हूं, फिर आप चीखते चिल्लाते हो कि नहीं सर आपने प्राइवेट कर दिया। अभी मैंने रख रखा है इस कंटेंट को, तो प्लीज आप टाइमली देख लिया करो। मैं कोशिश करूंगा कि बीच में 1-2 दिन आपको और दे दूं कि पिछला कंटेंट भी आप पूरे का पूरा कर पाए, ठीक है। तो वो या तो कल या परसों में मैं एक दिन कभी भी बीच में आपको दे दूंगा, तो जिसमें कि छुट्टी रहेगी क्लास की और आप वो पूरा का पूरा जितना भी आपका बैकलॉग है उसको आप क्लियर कर पाए, ठीक है दोस्तों। और फटाफट से आपके थोड़े से कमेंट देख लेता हूं। बोल रहे बेस्ट टीचर इन दी वर्ल्ड, धन्यवाद भाई, आप लोगों के सपोर्ट से, भगवान की कृपा है ना, प्रभु राम की कृपा से जो है सब कुछ बढ़िया चल रहा है और चलता रहेगा आगे भी, है ना। तो मैं जितने भी मेरे अंदर जान है मैं पूरी लगाऊंगा इस बार कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। मैं जो कर सकता हूं बेहतरीन करके दूंगा। इतनी मेहनत तो नहीं हो पाएगी किसी से, है ना। मैं पूरा 100% लगा रहा हूं अपना, 100%। चलिए देख लेते हैं एक बारी बच्चों के क्या कमेंट आ रहे हैं।
बुक्स की कंप्लेंट का आप देखिए, अभी टेलीग्राम पे जाके देख लो, मैं आपको दिखा भी देता हूं। आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये देखो अभी तो मैंने ये 4 लिस्ट डाली है टेलीग्राम जीबी बिट मूवर पे। अभी रात को बैठ के फिर करवा रहा हूं, मैं सब कुछ करवा रहा हूं। आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिनकी पुरानी ट्रैकिंग आईडीज थी वो सारी एक्टिव हो गई हैं। एक बारी प्लीज अपना रिफ्रेश करके उनको वापस से डाल के देखिए। हमने जहां जहां जिस जिस बंदे की किताब फंसी हुई थी, एक एक व्यक्ति को वहां पे फोन किया, जिसको दोबारा भेजना था उसको दोबारा भी भेजा, सब कुछ किया है। प्लीज आप एक बारी उनको रीचेक कीजिए, वो हो गई होंगी एक्टिव, है ना। और अभी हो सकता है कि 3 या 4 दिन के अंदर मैक्सिमम सब बच्चों को किताब मिल ही जाए। तो कोई भी बच्चा परेशान मत हो। कोई बोलता हम कंज्यूमर फोरम में चले जाएंगे, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता। भाई इतना यार मैं ही पागल हो जाऊंगा, है ना। इतना भी आप मत समझिए कि यार इतने सारे लोग को कैसे हैंडल किया जाता है, मुश्किल है भाई हैंडल करना, है ना। इसीलिए मैंने सोचा है कि हमने क्या किया है, हमने एक बंदे को अपॉइंट किया था। वो जो बंदा है वो पूरा दिन बच्चों की फालतू की बातें सुनेगा, क्योंकि बच्चे तो इतना भी वेट नहीं करते कि आज अभी करेगा ऑर्डर और अगले 10 मिनट में वो बच्चा ऑर्डर करने के बाद 50 कॉल करेगा कि मेरे को ट्रैकिंग आईडी दे दो। बताओ, मैं जेन्युइन लोगों की तो कंप्लेंट सुन ही नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं किसी के भी मैसेज नहीं देख रहा हूं। अब मैंने सोच लिया, इस बंदे को मैंने ट्रेन कर दिया है। एक नंबर मैं आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर करूंगा 1 या 2 दिन के अंदर। तो ये बंदा जो है रेगुलरली आपके सारे दुख तकलीफों को सुनेगा। मैं टाइम भी बता दूंगा, दिन में मोटा मोटा आप सोचो कि 10:30 बजे से, दिन के 10:30 से शाम के 5:30 बजे तक ये बंदा आपकी सारी बातें सुनेगा और आपकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करेगा। कॉल नहीं भी उठा पाएगा तो आप व्हाट्सएप करोगे तो वो व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई वहां से आएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करना इनकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो आप परेशान मत हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं भी अलाउद्दीन की तरह एक सिस्टम तो क्रिएट कर दूं कम से कम। इससे मैंने ये तो चीज़ सीखी कि एक सिस्टम जो है प्रॉपर क्रिएट हो जाएगा तो आपको भी तकलीफ नहीं रहेगी, आपके भी कष्ट सारे जो है हर लिए जाएंगे। तो मत हो परेशान, सब चीज़ें कर देंगे। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बेस्ट टीचर, है ना, तो धन्यवाद आप लोग का। ब्लैंक वाली लिस्ट मैंने बोल दिया है बंदे को, वो कर रहा है भाई, भेज दिया है, तुम्हारा सबका भेज दिया है, रखा किसी का नहीं है। वो लिस्ट ही बना रहा है, अभी बैठ के सारी लिस्ट ही तो बन रही है, तो वो सारी डाल रहे हैं। ठीक है, अभी यहां से क्लास के बाद वही काम करूंगा। किंग ऑफ जीएस, धन्यवाद भाई धन्यवाद। स्टैटिक भी करवाएंगे, स्टैटिक जी के बुक और वीडियो सर। समझ नहीं आई आपकी बात भाई। वीडियोस का अपना एक वो है, चार्म है भाई। यहाँ पे तो मैं बहुत कुछ सिखा रहा हूँ आप लोग को। बुक का अपना है, बुक का फायदा ये है कि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। इतनी इतनी मोटी है हमारी किताबें, ये तो मेरे पास डेमो वर्जन यहाँ पे रखे हो, वो पड़ी हुई है वहाँ पे। तो वो इतने सारे नोट्स तुम नहीं बना पाओगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग को शायद लगता होगा कि किताब कहीं बहुत पतली है। मैं आपको एक दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये देखो, ये जैसे हमारी साइंस की किताब है तो ये इतनी मोटी है भाई, है ना। और जो जीके की है इससे थोड़ी ज़्यादा ही मोटी है। इन दोनों का वजन अगर आप करोगे तो लगभग 2.5 किलो के आसपास तो वजन है, 2.5 किलो का हाथ, है ना। तो इसीलिए जो है किताबें थोड़ी महंगी भी हैं, कलरफुल है पूरी की पूरी, तो ऑब्वियस सी बात है महंगी होंगी। इनको भेजने का खर्चा ही अपने आप में वो है। बच्चे को लगता है कि पता नहीं शायद 100 रुपये लग रहे हैं, हम आपसे 100 ले रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है। आप कहीं पे भी जाओ, ट्रैक ऑन पे जाओ, डिलीवरी पे जाओ, जिस पे जाना चाहो जाओ, ब्लू डार्ट पे जाओ, उनको जरा पूछना 2.5 किलो का वजन का रेट कितना होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कितना ज़्यादा हम झेल रहे हैं, घर से देके छूट रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है चीज़ें, है ना। तो बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो कर रहे हैं भाई अपनी मेहनत। कहना सर गांधी जी भी रंगीले आदमी थे क्या? पता नहीं भाई, मेरे को नहीं पता इस बारे में, मैं अब क्या टिप्पणी करूँ। छोड़ो यार, फिर लोग परेशान हो जाएंगे। छोड़ो, अब मैंने टिप्पणी करना छोड़ दिया। 2.5 kg का हाथ अब मैं वही है कि यार, इसीलिए मैंने आज बड़ा सोच समझ के टिप्पणियां की। मैंने कहा लोग रोने पीटने लग जाते हैं, लोग सरकाजम को नहीं समझते, उनको यही नहीं पता कि सरकाजम क्या होता है। कि भाई हम मजे से क्लास में सिर्फ कहानियों के माध्यम से पढ़ते हैं, है ना। वो जबरदस्ती नहीं है, वो उनको लगता है पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, और सर ने ऐसा कैसे बोल दिया हमारे बारे में, हमारे राजा के बारे में, जैसे पता नहीं वो राजा का कौन सा खजाना इसके पास है। तो ऐसे ऐसे आइटम यहाँ पे आते हैं। मेरे को पर्सनल क्वेरीज ऐसी भी बहुत आती हैं, दिन में 100-150 क्वेरी तो मेरे को ऐसी आती हैं। और मन तो करता है कि फोन के अंदर घुस के इसकी छिताई करूं कि भाई तन्ने के लेना, मैं मेरी मर्जी, मेरा मुंह, मैं जो मर्जी किसी तरह बोलूं, तू भी बोल ले जिसको बोलना है ना। तो भाई ऐसे ऐसे आइटम आते हैं। कोई हमें देशभक्ति सिखाने आता है कि सर आप देशभक्त नहीं हो, है ना। एक एक नंबर की क्वालिटी है यहाँ पे। बच्चों की क्वेरीज तो मैं तब लूँ ना जब मैं इन चीज़ों से फुर्सत मिल पाए। मेरे को यही नहीं पता लगता, हमारी टीम सारा दिन बैठ के यही काम करती है। मैं ये कंटेंट से हटा के यही काम पे लगा देता हूँ कि आप सब जो आलतू फालतू के क्वेश्चन पूछते हो, तो काम की चीज़ें नहीं पता लग पाती। iOS डिवाइस के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो 7009754930 पे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। या फिर टेलीग्राम चैनल है ना जो, आज मैं उसके ऊपर अभी डाल दूँ क्या? ये लगे हाथ में कर ही देता हूँ। ये देखो,
2 शीट्स और आ गई भाई, 2 शीट्स और आ गई हैं अभी आपके सामने, काम चल रहा है बैकएंड पे, ठीक है। तो ये 2 शीट्स और ये पेंडिंग ट्रैकिंग आईडीज भी आप लोग मांग रहे थे, अभी बहुत सारे लोग मांग रहे थे, ये वही है क्या? ये आ गई भाई आप सबकी पेंडिंग ट्रैकिंग आईडीज आप मांग रहे थे ना, ये देखो अभी फोन पे ही तुरंत अभी आ गई है पेंडिंग ट्रैकिंग आईडी। तो अभी इस सेशन के बाद जो मैं शेयर कर दूंगा, जो लोग भी बोल रहे थे ना पेंडिंग ट्रैकिंग आईडी दे दो, ये आ गई भाई, ठीक है। तो सब हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? आई लाइक योर टीचिंग, धन्यवाद भाई, इतना ज़्यादा आप लोग प्यार दे रहे हैं। फ्यूचर कहाँ सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आसान भाषा में ही पढ़ाता हूँ, मैं तो मज़े से ही पढ़ा रहा होता हूँ, लोगों को पता नहीं अब क्या अलग चुल चढ़ती है। चलो अगर मैं वैसे कोशिश करूँगा कि कल से मैं मज़े से ही पढ़ाऊँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी भी मोटी चमड़ी है ना। तो जिसको जो बोलना बोले, मैं मज़े से ही रहूँगा। वो अच्छा फ्यूचर खान सर बोल रहे हैं मुझे धन्यवाद भाई, धन्यवाद, तुमने ये उपाधि दे दी, वही बड़ी बात है। चलो ठीक है, ये बैच 300 में मिल जाएगा भाई, क्या हो गया तुम्हें? 300 में मिल जाएगा। ये जो ऐप वाले हैं ना, इससे ज़्यादा ले जाते हैं सर्वर की कॉस्टिंग हमसे, कैसे पॉसिबल होगा कि 300 में बैच मिल जाएगा? क्या हो गया आप लोग को? बैच की कॉस्टिंग देखिए भाई, ये ऐसा नहीं होता है। क्लासेस एनफ हैं, लेकिन इतनी क्लासेस की तुम पीडीएफ नहीं बना पाओगे, ना ही तुम इसकी नोट्स बना पाओगे, पागल हो जाओगे नोट्स बनाओगे तो, क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत बड़ा होने वाला है भाई। ये तो अभी एक ही आप वो समझ रहे हो कि हिस्ट्री तो चल रही है अभी, कितने तुम्हारे पेन की शाइयाँ घिस जाएंगी, तुम्हारे रजिस्टर भर जाएंगे, हाथ दुखने लग जाएंगे, ऐसी नौबत आ जाएगी। तो इसलिए किताब लेनी जरूरी है तुम्हें बस, ठीक है। अदरवाइज तुम कर सकते हो इतनी मेहनत, इतना कड़ा परिश्रम, तो ऐसा लगता है कि तुम्हें बस जीके ही पढ़नी है, फिर बाकी के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे तुम। तो टाइम का सदुपयोग करो भाई, इसलिए किताब बनाई है, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए। क्या तुम 500-700 रुपए बचा भी लोगे जीवन में, तो तुम्हें क्या लगता है कि उससे क्या हो जाएगा? और तुम करोड़ों का अपना टाइम खराब कर दोगे। किताब का मतलब इतना ही था कि तुम्हारा टाइम बच जाए। तुम्हें क्या लग रहा है इस किताब में मैं कोई करोड़पति हो रहा हूं? टट्टू नहीं हो रहा कुछ भी, उल्टा टॉर्चर और झेल रहा हूं मैं लोगों का, है ना। तो ऐसा नहीं है आप लोगों को लग रहा है, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाई गई किताब है, इसको कमर्शियल पर्पज से मैंने बनाया भी नहीं है दोस्तों। लैपटॉप में नहीं चल रहा है तो इतनी बार बता दिया है, हर जगह पे आप लोग कंप्लेंट करते हैं कि लैपटॉप में नहीं चल रहा। टेलीग्राम पे मैंने जब डाल दिया लिंक, ये यार कितनी बार मैं सिखाऊं लोगों को, है ना। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने लिंक डाला था, कहाँ गया यार? मतलब मेरे को हर चीज लोगों को सिखानी पड़ रही है ना, यही दिक्कत है एक तो। अभी 2-4 दिन पहले मैंने पूरा वो लिंक डाल दिया था कि अगर आपका नहीं चल रहा, ये देखो, ये 24 जनवरी को मैंने क्या डाल रखा है, लैपटॉप की ऐप का लिंक डाल रखा है कि लैपटॉप में ये ऐप डाल लो, उससे हो जाएगा। टेलीग्राम पे आप एक्टिव ही नहीं रहते हो, इसका मतलब है। तो क्या करूं मैं? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ऑल आइज ऑन ब्लैंक टारगेटिंग, हाँ हो जाएगी भाई, अभी डाल दूंगा। स्टैटिक की जीके की बुक भाई, अब टाइम लगेगा तुरंत से। आप देख रहे हो मेरी हालत कितनी पतली हो रखी है, मैं क्या करूंगा? है अकेला इंसान हूं, मेरे को पूरा हर जगह पे टाइम देना है। इन सेशंस को बनवाने में मैं अपना पर्सनल टच दे रहा हूँ, किसी के भरोसे। देखो ऐसा नहीं होता कि किसी ने बना दिया कोई सेशन और मैंने दे दिया, बहुत मेरा खुद का पर्सनल इनपुट लग रहा है उनको बताना, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। 4 बंदे बैठ के 4 बोर्ड पे अलग अलग पे ऐसे काम कर रहे हैं, कभी उसको बता रहा हूँ, कभी उसको, कभी इसको, है ना। फिर कंटेंट भी बना रहा हूँ, उधर स्टैटिक की भी चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ। 10 लोग कंटेंट वाले हैं जो उनसे कंटेंट चेक करवा रहा हूँ कि नहीं इसको ऐसे बनाओ, उसको वैसे बनाओ, है ना। बोर्ड वाला काम अलग चल रहा है, क्लासेस वाला अलग चल रहा है, थंबनेल वाले का अलग चल रहा है। भाई इंसान ही हूँ मैं, और किताब वालों ने तो अलग हल्ला काट रखा है। तो मैं भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को मैनेज करने में। 3-4 महीने लगेंगे। अब कंप्लीट तो मैं 1 महीने में करा दूं जीके, तुम बोलो तो 1 महीने में करा दूं, है। लेकिन फिर क्वालिटी की बात है, अब क्वालिटी चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, एक ही बार करना पड़ेगा भाई। किताब का मैंने बता दिया है, अब किताब जो मिल रही है ही नहीं, किताब ही कम पड़ी है। मैं सच बताऊं आप लोग को तो, मैं एक बारी मैं सच बता रहा हूँ, ये किताबें जितनी भी पड़ी हुई है ना हमारे पेंडिंग में गोदाम में, एक बार ये सारी की सारी आप लोग तक पहुंच गई, मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगा मेंटली, क्योंकि ये सच में एक फ्रस्ट्रेटिंग काम है। ये कोई पैसे कमाने वाला काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक बारी जितने हमारे स्टूडेंट है ना, उन सब तक एक बारी ये सारी बुक्स पहुंच गई ना, मैं शांति लूंगा। मैं 3-4 महीने तक कोई किताब ना छपवा रहा यार, मैं रिलैक्स रहना चाहूंगा, मैं कंटेंट पे फोकस करूंगा, क्योंकि ये सच में सिरदर्दी ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि कोई आपको अप्रिशिएट कर देगा, ऐसे ऐसे करेक्टर निकल गया था, कोई कहीं कंप्लेंट कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई पुलिस थाने में कर रहा है। अरे 4 दिन इंतजार ना करेंगे, बस ये कर देंगे, तो कर लो भाई थोड़ा सा कोऑपरेट। अलाउद्दीन ने इस साइड पे भी जितना हो सकता था उतना फैला है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं फैला है। अब उसकी मर्जी है यार, जहां उसका दिल किया अगला बादशाह है, वहां वहां फैलेगा, है ना।
अरे बता तो दिया गुरु, लैपटॉप में सच में नहीं चल रहा तो ऐप का लिंक बता दिया, अभी क्या चाहते हो मैं खुद आके लैपटॉप में घुस के चला दूं? एनटीपीसी इन्हीं सेशन से हो जाएगा और कोई सेशन करने की जरूरत नहीं, यहां से सब कुछ हो जाएगा। इससे ज्यादा कौन पढ़ा रहा है भाई? कौन सा टीचर है जो इससे ज्यादा पढ़ा रहा है कंटेंट? मेरे को बताओ, कंटेंट कंपेयर कर देते हैं अभी। इससे ज्यादा कोई नहीं करवा रहा कुछ भी, ये सफिशिएंट है। 26 जनवरी की ट्रैकिंग दे दो यार, रुक जाओ यार, बाकियों को भी दे रहे हैं तो तुम्हें भी देंगे। टेलीग्राम पे देखो ना, टेलीग्राम पे जाके दे तो रहे हैं। मत करो यार ऐसी बातें। ट्रैकिंग ट्रैकिंग सारा दिन मेरे को सपने में भी यही दिखता है कि मेरी ट्रैकिंग हो रही है, ट्रैकिंग। टाइम का ध्यान कैसे रखूं दोस्त? मेरे को पता है कि आप लोग सोचते होंगे कि सर टाइम का ध्यान नहीं रखते, कैसे रखूं ये मैं बताता हूं आप लोग को। ये देखो इधर तुम, हैं कैसे रखूं, ये देखो, ये देखो कैसे रखूं। ये इतने लोग अगर छोड़ेंगे मेरे को तब तो टाइम का ध्यान रखूंगा। उस वजह से बहुत मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है। बस एक बार ये सारी की सारी किताबें बच्चों तक पहुंच जाए, उसके बाद मैं भाई इस चीज से थोड़ा सा बाहर होऊंगा, मैं वही कह रहा हूं। अच्छा, इंडिया वन द नेक्स्ट T20, जीतने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, चलो बढ़िया है। पलाश एक बारी मैसेज कर देना यार व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा, है ना, चेक करवा दूंगा। चलो मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम चीजें। तो आप जितने भी लोगों प्लीज इन सेशंस को सपोर्ट करो, जो अपनी मेडाइवल हिस्ट्री है पूरी की पूरी, इसके जितने भी वीडियोस हैं प्लीज बाकी लोगों को भी बताओ। सपोर्ट आपकी मेरे को फुल चाहिए है। और जीवी कक्षा एप्लीकेशन को 5 स्टार की रेटिंग, एंड इस कोर्स को अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। बाकी हमारी बुक्स, अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो हमारी ये बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। और जिनकी भी ट्रैकिंग आईडी है टेलीग्राम पे सब डाल दूंगा, प्लीज टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए, इधर उधर मैसेज मत कीजिए, मैं सब बता दूंगा, ठीक है भाई, ओके।